जय हिंद दोस्तों। आज जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स को हम पूरा कवर करने वाले हैं। हम एक्चुअली वो गैप फिल कर रहे हैं जो कि बाकी मैगजीन्स में मेरे को दिखाई दिया। मैंने देखा कि यूपीएससी सीडीएस वगैरह में ज़्यादातर जो सवाल हैं वो पीआईबी अपडेट से आते हैं। ठीक है, तो हमने इस मैगजीन में सारे पीआईबी अपडेट्स जो भी इंपॉर्टेंट हैं जनवरी महीने के उसको इंक्लूड किया है। इसके अलावा जो भी बाकी सोर्सेज हैं जैसे कि द हिंदू हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह हो गया, उससे भी जो सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे जनवरी महीने में उनको भी हमने इसमें इंक्लूड किया है। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव पीडीएफ। आप इसको मेरे टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हो और आप इस मैगजीन को यूज़ करके देखो। यू विल सी दी डिफरेंस एंड यू विल सी दी चेंज। ठीक है, इसमें हमने सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों को इंक्लूड किया है और अनलाइक बाकी मैगजीन्स जहाँ पे बहुत सारा अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन होता है उसको हमने कट आउट किया है, क्योंकि अब हमारे पास समय कम है और हमको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस करना है। ठीक है, तो पहला न्यूज़ है लक्ष्य डंप साइट। ठीक है, लक्ष्य जीरो डंप साइट। तो लक्ष्य जीरो डंप साइट जो है ये कौन से मिशन के तहत लॉन्च हुआ है, एक सेकेंड। हाँ, तो लक्ष्य जीरो डंप साइट जो है ये स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के तहत इसको हमने लॉन्च किया है। इसमें बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, आप इमेजिन करो कि कचड़े का एक ढेर है। ठीक है, और वो बिल्कुल पहाड़ जैसा कचड़ा हो गया है। पुराने टाइम से वो जमा होते होते उसी को हम लेगेसी वेस्ट बोलते हैं। लेगेसी वेस्ट मतलब जो पुराने कचड़े हैं वो एक साथ जमा होते होते पहाड़ जैसा बन गया है। तो अब बेसिकली अंडर लक्ष्य जीरो डंप साइट हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग साइंटिफिकली इन कचड़ों को प्रोसेस करेंगे। ठीक है, और इनको कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में यूज़ करेंगे जैसे कि रोड बनाना, ठीक है, एक्सेट्रा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम इनको यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको हम सर्कुलर इकोनॉमी भी बोल सकते हैं। तो इससे हमारा दो गोल अचीव हो गया, एक तो कचड़ा साफ हो गया, दूसरा हमारा रोड भी कम खर्चे में बन गया। ठीक है, तो इस आर्टिकल में आपको दो तीन चीज़ें ध्यान देनी है। लक्ष्य जीरो डंप साइट जो है कौन से मिशन के तहत है, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन टू बी प्रिसाइज। ठीक है, और इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, इसमें बेसिकली हम लोग सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के तहत इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, और कब लॉन्च हुआ था, 2014 में। ठीक है, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एक और स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड देता है हर साल, जिसमें इंदौर इस साल टॉप किया है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, सेल लॉन्चेस ई ब्रैटन नेशनल क्रिएटिव कॉन्टेस्ट इन द कोलैबोरेशन विथ माई गवर्नमेंट। ठीक है, तो सेल एक कंपनी है। सेल का फुल फॉर्म क्या है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये एक महारत्ना पीएसयू भी है। ठीक है, महारत्ना पीएसयू के बारे में मैं अभी बताऊंगा नीचे, बट पहले समझते हैं कि मामला क्या है। ठीक है, तो सेल ने एक्चुअली लॉन्च किया है एक क्रिएटिव कॉन्टेस्ट जिसमें सिटीजन्स को रील बनाना है और सिटीजन्स रील बना करके स्टील की डेली लाइफ यूजेज या डेली लाइफ में हम कैसे स्टील को यूज़ करते हैं और हमारे लाइफ में स्टील का क्या इंपॉर्टेंस है, इस पे हम लोग जो भी नॉर्मल सिटीजन्स हैं वो रील बनाएंगे। ठीक है, रील बनाएंगे, इंपॉर्टेंस बताएंगे और उस रील को कहाँ पे बनाएंगे, वो बनाएंगे माई गवर्नमेंट के mygovernment.in वाले पोर्टल पे। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या होगा, इससे ये बेसिकली एक देसी जुगाड़ मार्केटिंग है। ठीक है, तो इसमें आप क्या कर रहे हो, आप बेसिकली मार्केटिंग कर रहे हो। जब लोग अपने डेली लाइफ में इंपॉर्टेंस बताएंगे स्टील की, तो फिर इसमें सेल का भी एक तरह से प्रमोशन हो जाएगा। ठीक है, इस रील को कहाँ पे अपलोड करना है, बना के mygov.in पे। दूसरी बात, महारत्ना के बारे में आपको जानना है। महारत्ना कंपनीज के ऊपर बहुत बारी पीवाईक्यूज पूछा गया है, तो कौन कौन से अदर कंपनीज हैं जो कि महारत्ना पीएसयूज में है। पहले तो टोटल 14 है, जिसमें से एक अपना सेल है। उसके अलावा ओएनजीसी है, एनटीपीसी है, भेल है, आईओसीएल है, गेल है, सीआईएल है, बीपीसीएल, एचपीसीएल और पीजीसीआईएल। ठीक है, ये सारी कंपनीज महारत्ना पीएसयूज हैं। ठीक है, अब आपको एक चीज़ और देखना है, महारत्ना स्टेटस मिलने के लिए 3 साल में एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट 5,000 करोड़ के ऊपर होना चाहिए। या तो पिछले 3 साल का एवरेज नेट प्रॉफिट 5,000 करोड़ के ऊपर हो जाए, या फिर टर्नओवर जो है वो 25,000 करोड़ के ऊपर हो जाए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना है। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट ग्रीटिंग्स ऑन ईव ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु रविदास जी। ठीक है, तो गुरु रविदास जी के बर्थ एनिवर्सरी पे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने ग्रीटिंग्स दिया है टू दी नेशन। ठीक है, अब गुरु रविदास जी कौन थे, तो गुरु रविदास जी बेसिकली 15th एंड 16th सेंचुरी में एक सेंट पोएट थे। ठीक है, और सोशल रिफॉर्मर भी थे फ्रॉम दी भक्ति मूवमेंट। तो ये ध्यान रखना है, भक्ति मूवमेंट एग्जाम में पूछते हैं, तो भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड है कौन, गुरु रविदास जी। ठीक है, इसके अलावा गुरु रविदास जी ने ये भी बोला था कि इंसान बराबर होता है। ठीक है, तो इंसान बराबर होता है से हमारा आर्टिकल 17 यहीं से जन्म लेता है। ठीक है, तो जो हमारा आर्टिकल 17 है वही लिखा हुआ है, ही प्रीच्ड इक्वालिटी, सोशल हार्मनी एंड रिजेक्शन ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, हिज कॉम्पोजिशंस आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन गुरु ग्रंथ साहिब, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हमारा आर्टिकल 17 जो है वो भी हमारा इसी प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है जो इन्होंने 15th-16th सेंचुरी में प्रीचिंग्स दी थी। ठीक है, तो ये देखो, हिज मैसेज अलाइंस विद द आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ही वाज अ कंटेम्पररी ऑफ कबीर दास और मीराबाई, मतलब जब कबीर दास और मीराबाई लोग जिंदा थे तभी ये भी उसी पीरियड ऑफ टाइम में ये भी कभी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। ही इज़ ऑल्सो की फिगर ऑफ भक्ति मूवमेंट। ठीक है,
अच्छा, गुरु ग्रंथ साहिब को कंपाइल किसने किया है? गुरु अर्जन देव ने, हु वाज द 5th सिख गुरु। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। और इनके प्रीचिंग्स जो है, इनके कॉम्पोजिशंस गुरु ग्रंथ साहिब में भी इंक्लूडेड हैं, इसीलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, इंटेंस जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म शोज इफेक्ट ऑफ सटल सोलर CMEs ऑन स्पेस वेदर। ठीक है, इट इज़ बेसिकली लाइक, आप ऐसे इमेजिन करो कि जो सूरज है उसने एक छींक मारी और हमारा पूरा सिस्टम, जैसे कि GPS, सैटेलाइट, पावर ग्रिड्स सब हिलने लगा, सब में डिस्टर्बेंस आ गया। ठीक है, तो CME का मतलब होता है कोरल मास इजेक्शन। ठीक है, तो कोरल मास इजेक्शन आप बेसिकली ऐसे इमेजिन कर लो कि सूरज ने एक छींक मार दी और पूरा हमारा सैटेलाइट, GPS, पावर ग्रिड एंड HF रेडियो, ये सब में एक डिस्टर्बेंस आ गया। ठीक है, सो इट इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्पेस वेदर फोरकास्टिंग्स। ठीक है, तो हमको ध्यान रखना है इसमें कि हमको एनवायरनमेंट के साथ ज़्यादा खिलवाड़ नहीं करना है। ठीक है, तो इसमें यही मेंशन्ड है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। नेक्स्ट, इंडियन साइंटिस्ट्स डेवलप्ड अ सेल्फ चार्जिंग एनर्जी स्टोरेज डिवाइस पावर्ड बाय सनलाइट। तो बेसिकली पहले क्या होता था, आप ऐसे सोचो कि एक गैजेट है जो सोलर पैनल भी है और बैटरी भी है। ठीक है, तो एक ही डिवाइस में इंडियन साइंटिस्ट ने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जो कि सोलर से चार्ज भी हो जाता है और स्टोरेज मतलब एनर्जी को स्टोर भी कर लेता है। ठीक है, तो अलग अलग पैनल्स का झंझट खत्म हो गया। ठीक है, पहले हमको क्या करना पड़ता था, पहले हमको सोलर अलग लगाना पड़ता था, स्टोरेज के लिए एक अलग सिस्टम होता था। ठीक है, बट अब एक सिंगल सिस्टम में स्टोरेज भी होगा और आपका सोलर पैनल भी लगा होगा जो कि रिचार्ज भी होता रहेगा अपना। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, फोटो कैपेसिटर सिंगल डिवाइस कैप्चरिंग प्लस स्टोरिंग सोलर एनर्जी। ठीक है, तो कैप्चर भी कर रहा है और स्टोर भी कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा नेशनल सोलर मिशन जो है, वन ऑफ द 8 मिशन अंडर NAPCC, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके अंदर एक वन ऑफ द मिशन है जो कि नेशनल सोलर मिशन कहते हैं। ठीक है, नेशनल सोलर मिशन का टारगेट है 280 गीगावाट सोलर बाय 2030। और इससे रिलेटेड एक हमारा PM कुसुम मिशन है फॉर सोलर पंप्स इन एग्रीकल्चर। तो PM कुसुम मिशन जो है वो सोलर पंप्स इन एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ नेशनल सोलर मिशन का टारगेट का, तो 280 गीगावाट्स ऑफ सोलर बाय 2030 होना चाहिए। तो यहाँ पे हमको 2 एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखने को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स अंडर नॉर्थ ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट जहाँ पे कनेक्टिविटी का सीन थोड़ा सा वीक था, वहाँ पे अब 8 हाई लेवल टास्क फोर्स बना दिए गए हैं। ठीक है, हर एक जो टास्क फोर्स होगा, अभी कितने 8 हाई लेवल। ठीक है, ये देखिए 8 हाई लेवल टास्क फोर्स बना दिए गए हैं। ईच विल बी लेड बाय एन नॉर्थ ईस्ट का स्टेट का चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो 8 स्टेट्स हैं, 8 स्टेट्स के 8 चीफ मिनिस्टर्स होंगे, तो वो सारे अलग अलग 8 टास्क फोर्स हैं, तो अलग अलग टास्क फोर्स को हेड करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है NEEC HLTF जो था, इट वॉज कन्वीन्ड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ मिजोरम। तो मिजोरम के चीफ मिनिस्टर ने इसको हाई लेवल टास्क फोर्स को, इस वाले हाई लेवल टास्क फोर्स को कन्वीन किया है। ठीक है, द फोकस इज कनेक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट गैप्स एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अब लेट अस टॉक अबाउट सम स्टैटिक पार्ट। तो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है, जो भी किसी एक्ट के तहत बना हुआ होता है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है शिलोंग, मेघालय में। मेंबर्स कौन से हैं, वो सारे 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, आसाम प्लस 7 सिस्टर्स। ठीक है, तो ये हो गया। फिर इससे रिलेटेड एक डोनर मिशन था। ठीक है, सो डोनर मिशन वॉज रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ठीक है, तो ये याद रखना, ये CDS का PYQ भी है। ठीक है, अब बेसिकली ये बोला जा रहा है कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो था, सॉरी लुक ईस्ट पॉलिसी जो था, उसको हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी से चेंज कर दिया है। पहले हम सिर्फ ईस्ट की तरफ देखते थे, अब हम एक्ट कर रहे हैं उसके डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, सो इट रिप्लेसेस अर्लियर लुक ईस्ट पॉलिसी ऑफ 1991। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्रॉम पावर डेफिसिट टू पावर सफिशिएंट। ठीक है, सो इंडियाज टोटल जनरेशन कैपेसिटी रीच्ड 513 गीगावाट्स। ठीक है, सिंस अप्रैल 2014 में हम अप्रैल 2014 के बाद हम 289 गीगावाट्स नया कैपेसिटी ऐड किया है हमने। ठीक है, सो इंडिया इज नाउ पावर सफिशिएंट विद सप्लाई कमेंसुरेट विथ डिमांड अक्रॉस मोस्ट स्टेट्स एंड यूटीज। अगर आपने ध्यान दिया होगा 2014 से पहले हमारे इंडिया में क्या हालत थी, कभी बिजली होता था कभी नहीं होता था, बट अभी एटलीस्ट प्रेजेंट में ये सिचुएशन है कि हम एक्सेस सरप्लस बिजली बना रहे हैं और हम बाहर भी भेजने लग गए हैं। ठीक है, सो वी हैव एडेड 289 गीगावाट्स ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी, वी हैव एडेड दिस कैपेसिटी आफ्टर 2014। ठीक है, रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, इट इज़ एन इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, और इंडिया जो है वो अब 3rd लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर बन गया है ग्लोबली। ठीक है, सो वी आर दी 3rd लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर ग्लोबली। फर्स्ट और टॉप 2 आपके हैं, फर्स्ट है आपका चाइना और सेकंड है आपका USA और थर्ड हो गया आपका इंडिया। ठीक है, इस पर एक बहुत खूबसूरत सा MCQ बन सकता है। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, 8th हमारा है सपोर्ट टू MSMEs
MS माइक्रो स्मॉल फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज अंडर PMFME। ठीक है, तो PMFME क्या है, पहले इसका फुल फॉर्म देखिए। PMFME का फुल फॉर्म है PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम। ठीक है, आप इसको ऐसे इमेजिन करो कि पहले पुराने ज़माने में या अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा कि गांव में एक दादी माँ होती थी जो अचार बनाती थी, जिनका अचार बहुत टेस्टी होता था, गांव में सबको पसंद होता था। बट ठीक है, बट वो सेल भी करना चाहती थी, बट उनके पास कोई ब्रांड नहीं होता था, उनके पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई पैकेजिंग नहीं है। ठीक है, तो अंडर PMFME स्कीम हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाने वाले हैं और उसके तहत हम फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, टेक्निकल हेल्प देंगे। ठीक है, और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट फ्रेमवर्क के तहत अब दादी माँ का जो अचार है वो अमेजोन पे भी एक ब्रांडिंग के साथ बिक पाएगा। ठीक है, तो इसका ये पर्पस है। तो इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जहाँ पे सेंटर और सेंटर 60% फंडिंग देगा और स्टेट 40% देगा। नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में स्टेट्स में 90 और 10 का रेशियो है। ठीक है, और दिस विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट न्यूज़ था यहाँ पे। उसके बाद हम देख रहे हैं आयुष एक्सेल एंड जेप्टो साइंस MOU टू स्ट्रेंथन डिजिटल एक्सेस एंड क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ आयुष प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या था, 10 मिनट में हमको मैगी तो मिल जाता था जेप्टो पे। अब क्या है कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स भी 10 मिनट में आपको जेप्टो डिलीवर करके देगा। ठीक है, तो आयुष एक्सेल एंड जेप्टो ने MOU साइन कर लिया है एक डेडिकेटेड आयुष स्टोर फ्रंट बनाने के लिए। ठीक है, ताकि आयुष MSMEs जो है वो अपने क्वालिटी प्रोडक्ट्स डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंचा पाए। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली अ ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन प्लस मॉडर्न क्विक कॉमर्स। ठीक है, देसी फंक्शन आप बोल सकते हो। ठीक है, अब इसमें देख लो इंपॉर्टेंट क्या है। आयुष एक्सेल इज बेसिकली आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। ठीक है, इट प्रमोट्स ग्लोबल आयुष प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर आता है, ऑब्वियसली 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बना था। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष क्या करता है, वही हमारा जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, स्पेशली जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है, उसको प्रमोट करने का काम है इनका। ठीक है, नेक्स्ट, नोवेल सुपर कैपेसिटेटर्स विथ डुअल फंक्शनल पोरस ग्राफीन कैन प्रोवाइड EV विथ फास्टर एक्सेलरेशन। तो अभी तक क्या था कि जो EV थे उसमें एक दिक्कत आ रही थी कि वो चार्जिंग बहुत स्लो होता था उसमें। ठीक है, और प्लस एक्सेलरेशन में भी दिक्कत आती थी। तो अब क्या हो गया है कि अब नोवेल कैपेसिटेटर्स हमने बनाया है। ठीक है, इसका डुअल काम रहेगा, इसका काम है चार्जिंग स्पीड बढ़ाना प्लस एक्सेलरेशन बढ़ाना। ठीक है, तो इस पूरे आर्टिकल में यही लिखा हुआ है। ठीक है, अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, तो हम इसको आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज 28 जनवरी सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डेटा प्राइवेसी डे। ठीक है, इसमें हमको ध्यान देना है कि वी आर दी थर्ड लार्जेस्ट डिजिटाइज्ड इकोनॉमी। फर्स्ट और सेकंड कौन है, फर्स्ट है USA और सेकंड है चाइना। ठीक है, तो हम जो है थर्ड लार्जेस्ट डिजिटाइज्ड इकोनॉमी बन चुके हैं, ये हमको ध्यान देना है। ठीक है, बाकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जैसे कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 में बना था, जो कि हमारे डेटा प्रोटेक्शन के लिए है। ठीक है, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया भी है एक, इट वॉज स्टैब्लिश्ड अंडर DPDP एक्ट 2023। ठीक है, तो बस यही लिखा हुआ है। उसके बाद है नेशनल वोटर्स डे कब मनाते हैं, 25 जनवरी को। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी ECI हमारा न्यूज़ में था, काफ़ी न्यूज़ में रहा है, तो ECI से रिलेटेड हमको सब चीज़ अच्छे से देखना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 324। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उसके नीचे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, श्री ज्ञानेश कुमार। ठीक है, ही ऑल्सो लॉन्च्ड ECI नेट, तो उन्होंने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ठीक है, जिसका नाम है ECI नेट। कहाँ पे लॉन्च किया है, एक फंक्शन था IICDEM 2026। ठीक है, इस फंक्शन में इन्होंने ECI नेट लॉन्च किया है। ठीक है, अच्छा, नेशनल वोटर्स डे 2026 का थीम क्या था, माई इंडिया माई वोट। ठीक है, टैगलाइन क्या था, सिटीजन्स एट द हार्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। ठीक है, ये सब फिर हमने बात कर लिया। अच्छा, वोटिंग एज 21 से 18 कम किया गया, कब कम किया गया, 1988 में। ठीक है, कौन सा अमेंडमेंट से, 61st अमेंडमेंट से, इसको ध्यान देना है। ठीक है, इस पर ध्यान रखना है। ओके, उसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो रिमूवल का प्रोसेस है, इट इज सेम एज दी सुप्रीम कोर्ट के जज का जो प्रोसेस होता है, सेम वही प्रोसेस से आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटा सकते हो। ठीक है, और कौन हटाता है, प्रेसिडेंट हटाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया टेक्स सेंटर स्टेज एट दी गल्फ फूड 2026 एज कंट्री पार्टनर्स विथ लार्जेस्ट ग्लोबल प्रेजेंस। ठीक है, सो इंडिया ने रिसेंटली पार्टिसिपेट किया है कंट्रीज गल्फ फूड 2026। कहाँ पे हुआ, दुबई UAE में। ठीक है, और इंडिया का जो पार्टिसिपेशन था, इट वाज द लार्जेस्ट फूड एंड बेवरेज ट्रेड एग्जीबिशन, और इंडिया के 500 प्लस कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया, और इंडिया का जो प्रेजेंस था वो लार्जेस्ट था बाय एनी सिंगल कंट्री। ठीक है, हमने GI राइस डिशेस वगैरह वहाँ पे एग्जिबिट करा। ठीक है, इससे अपने को देखना है
इंडिया जो है इट इज़ वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट फूड प्रोड्यूसर, ठीक है। तो इंडिया दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट फूड प्रोड्यूसर है। गल्फ फूड कंपटीशन जो था वो कहाँ पे हुआ था, वो हुआ था दुबई यूएई में, ठीक है। इसके बाद हमको आगे बढ़ना चाहिए। इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन हो गया है। मोदी जी ने इसको मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। इसके तहत 99.5% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स पे ईयू ने टैरिफ डिक्रीज कर दिया है, ठीक है। अब इसका स्टोरी थोड़ा सा उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। इसका स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है कि 2007 में बात होना शुरू हो गया था, 2013 में फिर बात होना बंद हो गया, फिर 2022 में फिर से शुरू हुआ और फाइनली 27 जनवरी 2026 को इंडिया और ईयू ने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन कर लिया। मोदी जी ने इसको मदर ऑफ ऑल डील्स भी बोला है, इस पर स्पेशल फोकस होना चाहिए, ठीक है। ईयू के बारे में देखें तो ईयू जो है वो इट हैज़ 27 मेंबर स्टेट्स, हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, ठीक है। एंड इट इज़ द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ग्लोबली, ओके। इसके अलावा आप मेरे को कमेंट सेक्शन में FTA वर्सेस CEPA, ठीक है, बताओगे FTA इंडिया ने किसके किसके साथ साइन किया है और CEPA किसके किसके साथ साइन किया है, ये आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। इसके अलावा जनवरी हम लोग कवर करने वाले हैं, फरवरी पे मैं काम कर रहा हूँ ऑलरेडी, ठीक है। 100 कमेंट्स चाहिए मेरे को, फरवरी लिख के कमेंट कर देना, तो आपको 5 दिन के अंदर फरवरी मंथ का मैं करंट अफेयर्स अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और प्लस आप ये PDF टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, इसको यूज़ करो, काफ़ी अच्छा PDF है। और मतलब मेरे पास अगर ये PDF होता खुद की तैयारी के समय तो मैं इसी को यूज़ करता। बाकी आपके सद्बुद्धि पे है, आपको ठीक लगता है यूज़ करो, नहीं ठीक लगता है मत यूज़ करो, ठीक है। नेक्स्ट इज BRO सक्सेसफुली कंडक्ट्स हाई एल्टीट्यूड रेस्क्यू एंड रोड रिस्टोरेशन ऑपरेशंस एट चत्रेगला पास इन जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ से 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला, चत्रेगला पास कहाँ पे है? JNK में, ठीक है। BRO जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, वो किस प्रोजेक्ट के तहत ये काम इस काम को इसने अंजाम दिया है? वो है प्रोजेक्ट संपर्क के तहत इन्होंने 38 किलोमीटर ऑफ रोड कहाँ पे? चत्रेगला पास 40 घंटे के अंदर इसको क्लियर किया, जो कि 5 से 6 फीट डीप स्नोफॉल था, उसको क्लियर किया, ठीक है। तो ये कौन से प्रोजेक्ट के तहत? प्रोजेक्ट संपर्क। तो अगर मैं पूछूं कि प्रोजेक्ट संपर्क इज रिलेटेड टू, तो इट इज रिलेटेड टू बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, क्लियरिंग ऑफ द स्नोफॉल इन द बॉर्डर एरियाज, स्पेसिफिकली जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। अच्छा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन 1960 में बना था, इट इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है। प्रोजेक्ट संपर्क की बात कर लें तो BRO प्रोजेक्ट फॉर JNK कनेक्टिविटी, तो JNK में कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए प्रोजेक्ट संपर्क चलाया जाता है। बाकी और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं BRO के? वो है प्रोजेक्ट बेकन जो कि जम्मू कश्मीर में, वर्तक अरुणाचल में और हिमनक लद्दाख में, ठीक है। चत्रेगला पास कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। मोटो क्या है BRO का? मोटो है श्रमेना सर्वम सद्यम, ठीक है, एवरीथिंग अचीवेबल थ्रू हार्डवर्क। ये सब भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, CAPF वगैरह में पूछे हुए हैं पहले, ठीक है। तो इन सब पे ध्यान रखना है। प्रोजेक्ट संपर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, BRO का फाउंडिंग डे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब डायरेक्टली CAPF में स्टेटमेंट बेस्ड और CDS में स्टेटमेंट बेस्ड पूछ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रोजेक्ट हिराक के तहत BRO ने इंडिया का हाईएस्ट मोटरेबल रोड 19,300 फीट पे उमलिंगला पास पे बनाया था, सरपासिंग बोलीविया। तो दुनिया का सबसे हाईएस्ट रोड किसने बनाया? अपने प्यारे BRO ने, अंडर प्रोजेक्ट हिराक, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमारे लिए साबित हो सकता है एग्जाम के बाद। उसके बाद नेक्स्ट है इंडियन रेलवेज डिप्लॉयज ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन एट विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। तो बेसिकली इंडियन रेलवेज ने क्या किया है? ASC अर्जुन नाम के ह्यूमनॉइड को डिप्लॉय कर दिया है फॉर दी पैसेंजर सेफ्टी, ठीक है। पैसेंजर के सेफ्टी के लिए ASC अर्जुन कहाँ पे? विशाखापट्टनम में डिप्लॉय हो गया है, ठीक है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ रेलवेज AI ड्रिवन एंड मॉडर्नाइजेशन ड्राइव, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद ये सब हमारे लिए कुछ स्टैटिक नॉलेज है, जिसमें आपको एक चीज़ ध्यान देना है, कवच, ये CDS का PYQ भी है। कवच जो है वो ऑटो प्रोटेक्शन है, एक्सीडेंट से ऑटो प्रोटेक्ट करता है ट्रेन को, ठीक है। इंडियन रेलवेज जो है इट इज़ दी वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट नेटवर्क है हमारे पास रेलवेज का, ठीक है। और इट इज़ दी 2nd लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया आफ्टर डिफेंस। तो सबसे ज़्यादा लोग कौन हमारे इंडिया में एम्प्लॉय करता है? वो है डिफेंस। और 2nd सबसे ज़्यादा कौन करता है? रेलवेज, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, DST इंस्टीट्यूट पार्टनर्स विद इंडस्ट्री फॉर ट्रांसलेटिंग रिसर्च ऑन स्मार्टर कूलिंग ऑफ एविएशन बैटरीज। क्या तो इसमें क्या है सीन कि जो इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट की जो बैटरी होती थी वो इतना हीट जनरेट करती थी कि उसका लाइफ स्पैन और उसका सेफ्टी दोनों खत्म हो जाता था, ठीक है। तो DST ने क्या किया है? DST ने इंडस्ट्री, एयरलाइन या एविएशन इंडस्ट्री के साथ मिलकर पार्टनरशिप करके फेज चेंज मटेरियल्स, ठीक है, फेज चेंज मटेरियल्स का यूज़ किया है, ठीक है। और इसको यूज़ करके इनका प्लान है कि एविएशन बैटरीज को कूल रखने के लिए हम लोग ये प्लान बना रहे हैं, ठीक है। तो बिना एक्स्ट्रा पावर के
जो फेस चेंज मटेरियल्स हैं ये क्या करते हैं, ये हीट एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, ये हीट एब्जॉर्ब करते हैं तो ये ठंडा रखेंगे तो सेफ्टी भी बढ़ेगा, बैटरी का लाइफ स्पैन भी बढ़ेगा, सेफ्टी भी बढ़ेगा, ठीक है। तो फेस चेंज मटेरियल्स क्या है, पैसिव लाइट वेट जीरो पावर थर्मल मैनेजमेंट, रिलीज हीट एट फेस ट्रांजिशन, ठीक है। तो बेसिकली यही न्यूज़ था, ये कुछ स्टैटिक चीज़ें हैं जो कि देख सकते हो आप। अगेन नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी रेलेवेंट न्यूज़ फॉर अस, ठीक है, इसीलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर्ट इन के बारे में आपने पढ़ा होगा कि जो इंडिया है यहाँ पे जो भी डिजिटल थ्रेट्स आते हैं, जो भी साइबर सिक्योरिटी वाला जो डोमेन है वो कौन देखता है, वो सर्ट देखता है, ठीक है। तो सर्ट जो है उसने 2025 में अकेले 30 लाख साइबर इंसिडेंट्स को काउंटर किया है, ठीक है। और इंडिया ने रोल मॉडल का स्टेटस पाया है इन ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024। तो जो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स जो रिलीज़ हुआ 2024 में, उसमें इंडिया को रोल मॉडल का स्टेटस मिला है। इसको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CDS, CAPF एंड UPSC, ठीक है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये कुछ स्टैटिक चीज़ें हैं जो मेरे को इसमें कुछ भी काम का नहीं दिख रहा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रक्स ऑन ट्रेन्स, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या हुआ है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इंडिया में बन चुका है। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स में सिर्फ फ्रेट वाले ट्रेन्स चलेंगे। तो इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने ट्रक में सामान लोड कर करके इसको ट्रेन्स के ऊपर चढ़ा के ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ठीक। तो इससे क्या हो रहा है, इससे ना रोड की फ्लेक्सिबिलिटी, रेल की एफिशिएंसी वगैरह सब इंप्रूव हो रहा है, ठीक है। और ऐसा बोला जाता है कि जो ट्रक्स हैं वो जब मूव करते हैं तो बहुत CO2 एमिशन होता है, ठीक है। और एज़ कम्पेयर टू ट्रक्स जो ट्रेन है वो काफ़ी कम, देखो यहाँ पे रेल एमिट 7 to 10x 7 से 10 गुना कम CO2 एमिट करता है एज़ कम्पेयर टू दी ट्रक्स, ठीक है। तो इसमें वही लिखा हुआ है कि हमने ट्रक्स को ट्रेन के ऊपर चढ़ा के हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, आपके रोड एजिलिटी बरकरार रहेगा, रेल का एफिशिएंसी टेस्ट हो जाएगा, रिड्यूस करेगा CO2 एमिशन, ठीक है। और आप अपने लॉजिस्टिक्स के कॉस्ट को काफ़ी कम कर पाओगे। नेक्स्ट हमने ऑलरेडी देख लिया है ECI नेट जो है, जो सॉफ्टवेयर है, जो ऐप है किसका, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, दैट वाज लॉन्च्ड एट IICDEM 2026, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट, ठीक है। कहाँ पे हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, श्री ज्ञानेश कुमार, ठीक है। और ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। लखनऊ लीड्स एज यूपीज फर्स्ट जीरो फ्रेश वेस्ट डंप साइट, ठीक है। लखनऊ अचीव्ड 100% साइंटिफिक प्रोसेसिंग ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाता है हमारे लिए, स्टार मार्क कर लेना। लखनऊ हैज़ अचीव्ड 100% साइंटिफिक प्रोसेसिंग ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, ठीक है। यूपी का पहला बन गया है। इसमें एक शिवारी प्लांट है जो कि 100% प्रोसेस करता है इन वेस्ट को, ठीक है। तो अब इसमें ये सब हमने ऑलरेडी देख लिया है पहले, ठीक है। आपको लखनऊ ध्यान रखना है जो कि यूपी का फर्स्ट बन गया है। नेक्स्ट CDS रिलीजेस मिलिट्री क्वांटम मिशन पॉलिसी फ्रेमवर्क, ठीक है। डिफेंस से रिलेटेड कुछ भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो इस फ्रेमवर्क में क्या बोला गया है, बेसिकली दिस फ्रेमवर्क टॉक्स अबाउट द क्वांटम कंप्यूटिंग, ठीक है। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होता है, एक ऐसा कंप्यूटर जो एक साथ लाखों कैलकुलेशन को अंजाम दे सकता है, और इसमें हैकिंग ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है, ठीक है। तो अब इंडिया में जो तीनों सेनाएं हैं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, ये तीनों मिलके मिलिट्री क्वांटम मिशन को अडॉप्ट कर रही हैं, ठीक है। तो उसी का फ्रेमवर्क अपने CDS साहब ने रिलीज़ किया है, ठीक है। अब आप इसमें देखते हैं कुछ काम का है क्या, नहीं, इसमें कुछ स्टैटिक में आप पढ़ लेना अपने एंड पे, बट कुछ ऐसे काम का है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है वेलनेस मीट्स वैल्यू, इंडिया राइजेस एज अ ग्लोबल मेडिकल ट्रैवल डेस्टिनेशन, ठीक है। सो इंडिया इज अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेडिकल वैल्यू ट्रैवल, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है कि इंडिया जो है, इंडिया में जो ट्रीटमेंट है, मेडिकल ट्रीटमेंट है, इट इज़ 60 to 90% चीपर देन दी वेस्टर्न कंट्रीज़, ठीक है। इट इज़ 60 to 90% चीपर देन दी वेस्टर्न कंट्रीज़। तो लोग इंडिया आना चाहते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि बहुत पैसा बचा पाते हैं वो, ठीक है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया वगैरह में देखोगे ना, तो एक डेंटिस्ट से आपको एक छोटा सा दांत का अगर अपॉइंटमेंट लेना है, बस मेडिसिन ट्रीटमेंट छोड़ दो, तो 20-20 हज़ार रुपये सिर्फ वो अपॉइंटमेंट का लेते हैं, ठीक है। इतना महंगा है वो। तो इंडिया में क्या है कि इंडिया में चीपर है ट्रीटमेंट, तो लोग इंडिया में मेडिकल वीज़ा इंडिया इशू करता है लोगों को, उस वीज़ा पे वो आते हैं, इंडिया में मेडिकल ट्रीटमेंट कराते हैं और जाते हैं, ठीक है। तो इसमें वही लिखा हुआ है, इंडिया इज ट्राइंग टू लेवरेज वर्ल्ड क्लास मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेडिशनल आयुष स्ट्रेंथ, आयुष वीज़ाज। आयुष क्या है, अपना आयुर्वेद, ठीक है। तो आयुष मतलब आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए आयुष वीज़ाज वगैरह हम इशू करने लग रहे हैं अब, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ देखना है ध्यान, हील इन इंडिया इनिशिएटिव जो है, इट इज़ द गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू प्रमोट इंडियाज मेडिकल टूरिज्म हब, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हील इन इंडिया इनिशिएटिव जो है वो मेडिकल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है। इंडियाज मेडिकल टूरिज्म एस्टिमेटेड एट $9 बिलियन, 2026 में हमने $9 बिलियन का इंडस्ट्री है ये। ई मेडिकल वीज़ाज फॉर 156 कंट्रीज को हम ई मेडिकल वीज़ा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पराक्रम दिवस 2026,
was celebrated on the 129th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो हमने पराक्रम दिवस 2026 मनाया है, ठीक है। क्यों? 129th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए, ठीक है, पराक्रम दिवस, ठीक है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। अब हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट इज इंडिया एट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डेवॉस 2026 इज द थर्ड लार्जेस्ट आरई प्रोड्यूसर। आरई मतलब रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर। तो इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर बन गया है, डिक्लेयर हो गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनने का पूरा चांस है। तो फर्स्ट और सेकंड कौन है? फर्स्ट इज चाइना एंड सेकंड इज यूएसए, ठीक है। फर्स्ट चाइना, सेकंड इज यूएसए, ठीक है। और ये हमने ऑलरेडी देख लिया है, 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल का कैपेसिटी अपने को 2030 में ये टारगेट अचीव करना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया थर्ड लार्जेस्ट, यहाँ पे हमारे लिए कीवर्ड है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज एनहांसिंग इंडिया सी फूड एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस विल रिक्वायर स्ट्रॉन्गर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, श्री राजीव रंजन सिंह, यूनियन मिनिस्टर FAHD, ठीक है। FAHD क्या है? फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ठीक है, FAHD, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ FAHD, ठीक है। तो राजीव रंजन या फिर ललन सिंह ने इंडिया वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप 3 सी फूड एक्सपोर्टर्स ऐसा बोला गया है। तो हम टॉप 3 सी फूड एक्सपोर्टर्स में भी आते हैं, तो ये भी हमको ध्यान रखना है। सी फूड से अपने को PM मत्स्य संपदा योजना ध्यान देना है, ठीक है। इट इज इंडियाज फ्लैगशिप फिशरी स्कीम, 2020 में रिलीज हुआ था, ठीक है। इसके अलावा इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर ग्लोबली, तो हम सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर हैं ग्लोबली, ठीक है। ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू फिशरीज, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे आप देख लेंगे इसको बाद में। उसके बाद है संपन्न पेंशन पोर्टल डेवलप्ड बाय ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स इंटीग्रेट्स विथ उमंग पोर्टल, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली DOT के जो 4 लाख पेंशनर्स हैं वो अब अपने पेंशन स्टेटस को, PPO नंबर को, लाइफ सर्टिफिकेट वैलिडिटी, ये सब वो उमंग ऐप पे चेक कर सकते हैं, ठीक है, घर बैठे। तो अब हमने क्या किया, संपन्न पोर्टल, जो कि संपन्न क्या था, पेंशन पोर्टल था, ठीक है, उसको हमने इंटीग्रेट कर दिया उमंग के साथ, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो संपन्न का ये फुल फॉर्म है, ठीक है, कंट्रोलर एंड जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स के अंदर आता है। उमंग है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर पे आता है, ठीक है। इससे रिलेटेड एक जीवन प्रमाण, आधार बेस्ड डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट फॉर पेंशनर्स, ठीक है। तो जीवन प्रमाण क्या है? इट इज एन आधार बेस्ड डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट फॉर पेंशनर्स, इसको ध्यान देना है, ठीक है। अच्छा, उमंग इंटीग्रेट्स 2000 प्लस गवर्नमेंट सर्विसेज यूज्ड फॉर EPFO पासबुक, CBSE रिजल्ट्स, डिजी लॉकर एक्सेस, ये सब के लिए भी उमंग का यूज होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है, चाइना और ताइवान चिप्स बनाते हैं दुनिया भर में, ठीक है, और दुनिया उनके आगे हाथ जोड़ता है बेसिकली। तो इंडिया भी दुनिया का एक कंट्री है, तो इंडिया भी हाथ जोड़ता था चाइना और ताइवान के आगे कि चिप दे दो, ठीक है। तो इंडिया ने अब फाइनली डिसाइड किया है कि हम अपना चिप खुद बनाएंगे, ठीक है। कौन से प्रोग्राम के तहत? चिप टू स्टार्टअप्स, C2S प्रोग्राम के तहत इंडिया ने डिसाइड किया है कि हम अपना चिप्स खुद बनाएंगे, ठीक है। और इस प्रोग्राम के तहत हमने 1 लाख लोगों को एनरोलमेंट, 1 लाख पीपल हैव बीन एनरोल्ड, 67,000 लोगों को हमने ट्रेनिंग दे दिया है, ठीक है। और SCL नोएडा में, SCL मोहाली में इंडिया ने अपना सेमीकंडक्टर प्लांट लगाया है, ठीक है। ये सिलिकॉन वैली मूवमेंट है इंडिया का, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो C2S जो स्कीम है ये किसके अंदर है? मैती, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर है, ठीक है। SCL मोहाली में हमने सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी बनाया है, ठीक है। ISM पार्ट ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, ठीक है। इंडिया TSMC इक्विवेलेंट बीइंग सेटअप। तो TSMC जो है वो बहुत फेमस एक कंपनी है, जो कि ताइवान की कंपनी है, जो चिप बनाती है और पूरे दुनिया को सप्लाई करती है। तो उसका इक्विवेलेंट हमने बनाने की कोशिश हम कर रहे हैं, ठीक है। तो यही है। अब इसके आगे हम चलते हैं। INS सुदर्शिनी टू एम्बार्क ऑन ट्रांस ओशियनिक सेल एक्सपेडिशन लोकायन 26, ठीक है, क्या? तो लोकायन 26 मिशन के या एक्सपेडिशन के तहत जो इंडियन नेवी है, ये 2200 नॉटिकल माइल्स, कहाँ है, हाँ, 2200 नॉटिकल माइल्स, 18 पोर्ट्स, 13 कंट्रीज, इसको कवर करने वाली है। किसके तहत? लोकायन 26 एक्सपेडिशन के तहत, ठीक है। और कौन सा हमारा जहाज जाने वाला है? INS सुदर्शिनी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये एक सेल ट्रेनिंग शिप है, ठीक है। और इंडिया का जो स्लोगन है ना, वासुदेव कुटुंबकम, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट करता है इंडिया का स्लोगन वासुदेव कुटुंबकम, जिसका मतलब है होल वर्ल्ड इज वन फैमिली, ठीक है। सिर्फ भाषण में नहीं, एक्शन में हम इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने ये एक्सपेडिशन चालू किया है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, INS सुदर्शिनी क्या है? इंडियन नेवी का सेल ट्रेनिंग शिप है। लोकायन 26 के तहत ये
2200 नॉटिकल माइल्स कवर करने वाला है। इंडियन नेवी का मोटो क्या है? शाम नो वरुणा, मे लॉर्ड वरुणा बी ऑस्पिशियस। आईएनएस विक्रांत, इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट करियर, कब कमीशन हुआ था? 2022 में, ठीक है। और आईएनएस विक्रमादित्य सेकंड करियर है, ठीक है। इंडिया का लार्जेस्ट नेवल बेस कहाँ पे? आईएनएस कदम्बा, कर्नाटका में, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। आगे चलेंगे तो इसमें क्या है? रोल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स इन द बर्थ ऑफ यंग स्टार्स ट्रेस्ड। तो पहले क्या होता था? पहले हम लोग ऐसा मानते थे कि जो स्टार है उसका जो बनने का तरीका है उसके लिए सिर्फ ग्रेविटी रिस्पॉन्सिबल है, बट अब साइंटिस्ट ने 700 लाइट ईयर्स दूर एक मॉलिक्यूलर क्लाउड का स्टडी करके ये पता लगाया है कि मैग्नेटिक फील्ड भी इक्वली इंपॉर्टेंट है स्टार के फॉर्मेशन के लिए। सो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं स्टार के फॉर्मेशन के लिए, कौन कौन से? ग्रेविटी, मैग्नेटिक फील्ड और टर्बुलेंस, ठीक है। इसके अलावा बाकी चीज हमारे लिए काम का नहीं है। इंडियन आर्मी सेलिब्रेट 78th आर्मी डे एट जयपुर। तो कहाँ पे सेलिब्रेट हुआ है? 28th आर्मी डे जयपुर में हुआ है, ठीक है। तो इसके बियॉन्ड हमको नहीं लगता कि कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है। फिर है नेशनल साइंस सेंटर दिल्ली टू इनॉग्रेट वर्चुअल रियलिटी थिएटर एंड स्पेस एग्जीबिशन ऑन 17 जनवरी 2026। तो इसमें बेसिकली नेशनल साइंस सेंटर जो कि प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में है, उसने इनॉग्रेट किया है VR थिएटर एंड एग्जीबिशन फ्रॉम अर्थ टू ऑर्बिट एक्सप्लोरिंग स्पेस टुगेदर। इंडियन एस्ट्रोनॉट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला सिलेक्टेड फॉर गगनयान प्लस एक्सियम मिशन टू ISS इंटरेक्टेड विद द स्टूडेंट्स। तो ये चीफ गेस्ट थे, इन्होंने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट किया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट डिलीवर्स फर्स्ट एवर ONDC ऑनलाइन ऑर्डर एज लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने पहला सक्सेसफुल डिलीवरी किया फर्स्ट ONDC क्या है? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ठीक है। तो ये बेसिकली लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे काम इसने किया और इसने अपना पहला ऑर्डर डिलीवर कर दिया, ठीक है। ऑर्डर प्लेस्ड बाय उद्यम वेल प्लेटफॉर्म फॉर रूरल एंटरप्रेन्योर्स एंड आर्टिसंस। तो ध्यान रखना उद्यम वेल जो है वो क्या प्लेटफॉर्म है? इट इज प्लेटफॉर्म फॉर रूरल एंटरप्रेन्योर्स एंड आर्टिसंस, ठीक है। उसके बाद है गवर्नमेंट इशूज शो कॉज नोटिस टू एडिबल ऑयल कंपनीज फॉर वोपा नॉन कंप्लायंस, ठीक है। तो वोपा ऑर्डर 2025 के तहत हमने वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट्स और इस पे हमने कंपलसरी रजिस्ट्रेशन और नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम कर दिया है, ठीक है। तो इनको कंपलसरीली अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के तहत, ठीक है। ये ऑर्डर हमने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के तहत पास किया है, ठीक है। अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट भाई। तो ये जो नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया AI एंड नेफ्रा NFRA लॉन्चेस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कंप्लायंस चैलेंज टू ट्रांसफॉर्म फाइनेंशियल ओवरसाइट विद AI, ठीक है। तो बेसिकली क्या था कि CA का एग्जाम देके लोग CA बनते थे और फिर भी कंप्लायंस मिस हो जाता था ऑडिट करते टाइम, ठीक है। तो इनका ये प्लान है, इन्होंने एक कंपटीशन लॉन्च किया है फॉर द कॉर्पोरेट्स जिसमें 1.5 करोड़ का प्राइस मनी रखा है और इन्होंने ये चैलेंज दिया है कि आप एक ऐसा AI टूल बनाओ, ठीक है, जो कभी कंप्लायंस मिस ही ना करे। तो बेसिकली ये CA की नौकरी खाने के चक्कर में, ठीक है। तो ये एक ऐसा टूल बनाने का इन्होंने कंपटीशन चैलेंज दिया है कॉर्पोरेट को। 1.5 करोड़ का प्राइस पूल है कि अगर आप ऐसा AI टूल बनाओ जो कि कंप्लायंस मिस ही ना करे, क्योंकि ह्यूमन एरर हो जाता है, CA है फिर भी कंप्लायंस कभी कभी मिस हो जाता है, ठीक है। फिर इंडियन रेलवे अप्रूव्ड 306 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स, ठीक है। कैपेसिटी है 192 MTPA, 118 कमीशन, ठीक है। नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस, गलती से ये मैंने डाल दिया यहाँ पे, नहीं डालना चाहिए था, ठीक है। हाँ ये इंपॉर्टेंट है। सो 12 जनवरी जिसको हम नेशनल यूथ डे भी मनाते हैं, ठीक है। 12 जनवरी जिसको नेशनल यूथ डे भी मनाते हैं, 12 जनवरी को क्या है? स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे है। तो स्वामी विवेकानंद जी के बर्थडे पे ही हम नेशनल यूथ डे मनाते हैं, ठीक है। और इसी दिन इंडिया ने क्या लॉन्च किया? इंडिया ने युवा AI फॉर ऑल लॉन्च किया है, ठीक है। में बेसिकली जो युवा है कंट्री का उसको हमको AI के फील्ड में ट्रेनिंग देना है, ठीक है। तो ये बेसिकली राजस्थान में अभी रिसेंटली AI इम्पैक्ट समिट कंक्लूड हुआ है, उसमें ये प्रोग्राम अनाउंस किया गया है। कौन सा प्रोग्राम? युवा AI फॉर ऑल, ठीक है। इस प्रोग्राम के तहत इंडिया के यूथ को AI रेडी बनाया जाएगा, ठीक है। और हमने यही दिन क्यों चुना? क्योंकि विवेकानंद जी हमेशा कहते थे अराइज एंड अवेक, ठीक है। तो इंडिया अब कह रहा है अराइज एंड लर्न AI, ठीक है। तो युवा को AI से रिलेटेड ट्रेनिंग दिया जाएगा, किस प्रोग्राम के तहत? युवा AI के तहत, ठीक है। युवा AI फॉर ऑल फाउंडेड बाय विवेकानंद, कौन सा? रामाकृष्ण मिशन, ठीक है। ये सब थोड़ा देख लेना। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ DRI इज डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ठीक है, एंड इट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इन्होंने अभी एक मल्टी स्टेट नारकोटिक सिंडिकेट को पकड़ा है, ठीक है, जिसके तहत 81 करोड़ रुपीस कंसील किए गए हैं और 6 लोग अरेस्ट हुए हैं, ठीक है। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने 270 kgs मेफीड्रोन, ठीक है, एक ट्रक से कंसील किया है
ठीक है, इन अ चिकन फीड इन राजस्थान, ठीक है। एंड दिस वाज डन अंडर कौन से मिशन पे किया है इसको, अच्छा मिशन का नाम नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, INS सगर्धवानी फ्लैग्स ऑफ फॉर सागर मैत्री 5, ठीक है। तो INS सगर्धवानी, पहली बात तो समझना है कि क्या है। सो इट इज बेसिकली एक शिप है, ठीक है, जो कि समुद्र का डेटा कलेक्ट करता है, जैसे कि ओशन टेम्परेचर, सैलिनिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी कैसा है, ठीक है। तो ये काम करता है INS सागरध्वनि, ठीक है। सागर मैत्री 5 के लिए ये सदर्न नेवल कमांड कोची जाने के लिए अभी रवाना हुआ है, ठीक है। तो ये सागर मैत्री 5 कहाँ पे हो रहा है, कोची में, ठीक है। तो वहाँ जाने के लिए ये निकला है अभी, ठीक है। DRDO लैब एट कोची केरला, यहाँ पे ये जाने वाला है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, INS सागरध्वनि पूछ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट इज विंग्स इंडिया 2026 सेट टू सोर, एशियाज लार्जेस्ट सिविल एविएशन इवेंट टू शोकेस द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल एविएशन, ठीक है। तो विंग्स इंडिया 2026 कहाँ पे हो रहा है, बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद, वेरी इंपॉर्टेंट। विंग्स इंडिया 2026 बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में होने वाला है, एंड दिस इज बीइंग इनॉग्रेटेड बाय सिविल एविएशन मिनिस्टर श्री राम मोहन नायडू। थीम क्या है, इंडियाज एविएशन पेविंग द फ्यूचर फ्रॉम डिजाइन टू डिप्लॉयमेंट, मैन्युफैक्चरिंग टू मेंटेनेंस, ठीक है। तो ये क्या है, ये एशिया का लार्जेस्ट सिविल एविएशन इवेंट है, कहाँ पे हो रहा है, हैदराबाद में, ये ध्यान रखना है, ठीक है। क्या ये कह रहा है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज रिकॉर्ड पॉजिटिव प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आफ्टर ईयर्स ऑफ लॉसेस। तो पहले क्या था, जो हमारे डिस्कॉम कंपनीज थे, डिस्कॉम मतलब जो कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन वाली जो कंपनीज थी, वो हमेशा लॉस में रहती थी। कितने लॉस में, 25,550 करोड़ के घाटे में थी पहले, ठीक है। उसके बाद हमने कौन सा स्कीम लॉन्च किया, हमने RDSS स्मार्ट मीटरिंग स्कीम लॉन्च किया, ठीक है। तो इस स्कीम के बाद क्या हुआ, 2024-25 में हम 2,701 करोड़ के प्रॉफिट में आ गए, ठीक है। तो 2,701 करोड़ के प्रॉफिट में आ गए, और पहले हम कितने लॉस में थे, पहले हम 25,553 करोड़ के लॉस में थे, ठीक है। और उसके बाद RDSS स्मार्ट मीटरिंग प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया, और इसके तहत हम प्रॉफिट में आ गए, ठीक है। तो यही न्यूज़ था, ये रिपीट हो गया है, हाँ। उसके बाद है, ठीक है, उसके बाद क्या है, DCPC ऑर्गेनाइजेस फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम एट SKUASTK टू प्रमोट सेफ पेस्टिसाइड यूज एंड IPM प्रैक्टिसेस। सो बेसिकली क्या हुआ है कि कश्मीर के फार्मर्स को हमने ट्रेनिंग दिया है सेफ पेस्टिसाइड यूज के लिए एंड इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के लिए। कहाँ पे दिया गया ट्रेनिंग, SKUASTK, जो कि कश्मीर में एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है। यहाँ पे हमने ट्रेनिंग दिया है अंडर अच्छा। उसके बाद एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान डिटेल्ड द न्यू सीड एक्ट रिप्लेसिंग सीड्स एक्ट 1966, ठीक है। तो पहले क्या हुआ था, पहले सीड एक्ट 1966 को न्यू सीड एक्ट ने रिप्लेस किया है, और इस एक्ट के तहत 30 लाख पेनल्टी फॉर फेक सीड्स देना पड़ेगा, ठीक है। फेक सीड्स के लिए 30 लाख रुपए पेनल्टी देना पड़ेगा अगर वो पकड़े गए तो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है PM मोदी जो है, उन्होंने रिसेंटली पार्टिसिपेट किया है बागुरुम्बा दोहो 2026 में, कहाँ पे, गुवाहाटी में। ये एक ऐसा फेस्टिवल है जो कौन मनाता है, ये बोडो कम्युनिटी के लोग मनाते हैं, बोडो कम्युनिटी के लोग, ठीक है। तो एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकता है, दिस फेस्टिवल इज रिलेटेड टू बोडो ट्राइब से रिलेटेड है, ठीक है, बोडो ट्राइब से, ठीक है। बोडो ट्राइब कहाँ पे मिलता है, असम में। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मोदी जी गए थे वहाँ पे, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस लाइन्स पे बहुत बारी क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। नेक्स्ट है, इंडिया एंड जर्मनी साइन अ जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट ऑन टेलीकम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो इंडिया और जर्मनी, सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा, जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट इंडिया ने किसके साथ साइन किया है, तो इंडिया ने जर्मनी के साथ साइन किया है। किस चीज के लिए था ये एग्रीमेंट, डिक्लेरेशन, इट वाज फॉर टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। तो यही न्यूज़ है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर ये कुछ अपने स्टैटिक चीज़ें हैं जो कि इस टॉपिक में मेरे को इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, ठीक है। अच्छा, ये सीड एक्ट हमने कर लिया है कवर, आगे चलते हैं, ठीक है भैया, आगे बढ़ेंगे। अब हम करेंगे 66, ठीक है। बीच में एक छोटा सा गैप आ गया है, उसको हम एंड में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो 66 से हम कंटिन्यू करेंगे। 66 कहता है, मेंस्ट्रुअल हेल्थ जो है उसको फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 में डाल दिया गया है बाय दी सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ इज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, और अगर ये न्यूज़ में है तो आप घर जाएंगे और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में जो जो चीज़ें हैं उसके अंदर बहुत सारे क्लॉजेज हैं, जैसे कि राइट टू शेल्टर वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं, उनको आप ध्यान से करिएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनने का बिल्कुल पूरा चांसेस है, ठीक है। तो द कोर्ट हैज़ ऑल्सो डायरेक्टेड द स्टेट टू इंश्योर फ्री सैनिटरी पैड्स एंड प्रोवाइड टू गर्ल स्टूडेंट्स इन स्कूल। तो लड़कियों को सरकारी स्कूल में फ्री सैनिटरी पैड्स देने का आदेश दिया है कोर्ट ने, ठीक है।
द रूलिंग लिंक्स मेंस्ट्रुअल हाइजीन टू डिग्निटी, हेल्थ एंड द राइट टू एजुकेशन। ठीक है, तो राइट टू एजुकेशन के अंदर में इसको डाला गया है। राइट टू एजुकेशन क्या है? आर्टिकल 21A। ठीक है, इट वॉज इंसर्टेड बाई 86th अमेंडमेंट 2003। ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो मैंशनड अंडर अपना DPSP। ठीक है, तो 21A ध्यान रखना है। और गर्ल्स अटेंडेंस इज लिंक टू मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड इट इज कनेक्टेड टू आर्टिकल 21A। ठीक है, इसको ध्यान से कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये इंसर्टेड बाय दिस, और ठीक है, ये हो गया डन। उसके बाद नेक्स्ट है भारत संपर्क इनिशिएटिव। ठीक है, तो भारत संपर्क इनिशिएटिव बेसिकली आपको ध्यान रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का ये इनिशिएटिव है। ठीक है, इस इनिशिएटिव के तहत जो हमारे मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन है M सिंधिया, ठीक है, वो IIT दिल्ली के बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और IIT दिल्ली वाले लोगों के साथ मिल करके वो 5G का फ्यूचर और इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कस करना चाहते हैं। ठीक है, डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली। तो भारत संपर्क हमको ध्यान रखना है, भारत संपर्क जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का इनिशिएटिव है और इसमें क्या कर रहे हैं? ही इज़ ट्राइंग टू एंगेज विद द यंग माइंड्स ऑफ IIT दिल्ली। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। न्यू इन्फ्लेशन सीरीज, वेट ऑफ फूड आइटम्स सेट टू ड्रॉप टू 37% इन CPI फ्रॉम 46। तो ये न्यूज़ आर्टिकल ये कह रहा है कि जब हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालते थे तो उसमें अलग अलग चीज़ों का अलग अलग वेटेज होता था। ठीक है, तो फूड आइटम का वेटेज 46% हुआ करता था पहले, उसको 37% कर दिया गया है। ठीक है, तो इट इज़ बीइंग रिवाइज्ड और वेट को कम कर दिया है, फूड आइटम्स के वेट को कम कर दिया है और दिस विल रिड्यूस वोलेटिलिटी इन दी ओवरऑल रिटेल इन्फ्लेशन। ठीक है, अब हमको इससे अच्छा, इसका जो बेस ईयर था वो 2012 था, बट अब बेस ईयर को 2022-23 कर दिया गया है। ठीक है, तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, CPI कौन रिलीज़ करता है? मिनिस्ट्री ऑफ MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो CPI को कौन रिलीज़ करता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन अगर मैं WPI की बात करूं तो इसको कौन रिलीज़ करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, मल्टीपल टाइम्स पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, तो WPI का बेस ईयर 11-12 था और CPI का 2012 था, जिसको अब हम रिवाइज करके 2022-23 करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज़ द न्यू स्टार न्यूक्लियर ट्रीटी एंड वाई डज इट्स एक्सपायरी मैटर? ठीक है, तो स्टार ट्रीटी क्या है? बेसिकली स्टार ट्रीटी दुनिया के दो सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर्स के बीच में एक ट्रीटी था, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। ठीक है, दिस वाज साइंड बिटवीन USA एंड रशिया। कब साइन हुआ था? 2010 में। कहाँ पे साइन हुआ था? प्रेग में। ठीक है, प्राग में। ठीक है, इसमें 1550 वॉरहेड्स का लिमिट लगाया गया था कि हम 1550 वॉरहेड्स पर साइड, इसके बियॉन्ड हम मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका लिमिट था पर साइड, लेकिन 2023 में रशिया ने इसको सस्पेंड कर दिया और फाइनली 2026 में ये ट्रीटी ऑफिशियली एक्सपायर हो गया। कब? 5 फरवरी 2026। तो चूंकि ये अभी रिसेंटली एक्सपायर हुआ है तो इस पर सवाल आने का चांसेस बढ़ गया है। ठीक है, तो यही इसमें लिखा हुआ है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। नेक्स्ट, UAE सेंट्रल बैंक अप्रूव्स फर्स्ट US डॉलर बैक्ड स्टेबल कॉइन। तो UAE का जो सेंट्रल बैंक है उसने फर्स्ट US डॉलर बैक्ड स्टेबल कॉइन क्या है? क्रिप्टो करेंसी का एक फॉर्म है। ठीक है, इट इज़ अ रेगुलेटेड डिजिटल करेंसी पेग्ड टू दी US डॉलर्स। तो US डॉलर के साथ इसको पेग कर दिया गया है, ये एक डिजिटल करेंसी है। ठीक है, और ये जो वारा है, वारा क्या है? फुल फॉर्म वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये बेसिकली दुबई का फर्स्ट डेडिकेटेड क्रिप्टो रेगुलेटर फ्रेमवर्क है। ठीक है, फर्स्ट डेडिकेटेड क्रिप्टो रेगुलेटर। ठीक है, और इंडिया के पर्सपेक्टिव से याद रखना है कि UAE से सबसे ज़्यादा रेमिटेंस इंडिया को मिलता है, विच इज़ अप्रॉक्स $15 बिलियन पर ईयर। 15 बिलियन पर ईयर। ठीक है, $15 बिलियन पर ईयर। तो सबसे ज़्यादा हमको यहाँ से रेमिटेंस आता है। ठीक है, तो वही वारा के बारे में लिखा हुआ है, स्टेबल कॉइन के बारे में लिखा हुआ है, 15 बिलियन पर ईयर इंडिया को रेमिटेंस आता है। ठीक है, और हमारे लिए ये आप पढ़ लेना, बट इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट है नहीं। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज़ द पावर गैप इंडेक्स द इकोनॉमिक सर्वे साइट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो अभी जो इकोनॉमिक सर्वे रिलीज़ हुआ है उसने पावर गैप इंडेक्स की बात करी है। ठीक है, तो पावर गैप इंडेक्स बेसिकली आपको ये बताता है, ये मेजर करता है कि इंडिया अपनी एक्चुअल स्ट्रैटेजिक पोटेंशियल से कितना नीचे ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, बावजूद कि हमारा कितना स्ट्रॉन्ग GDP है, मिलिट्री है, पॉपुलेशन है, इसके बावजूद हम ये मेजर करते हैं कि हम अपने स्ट्रैटेजिक पोटेंशियल से कितना नीचे ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, हमारा पोटेंशियल 100 है, हम 80 पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये कौन बताता है? पावर गैप इंडेक्स। ठीक है, इसका जिक्र कहाँ पे हुआ है? इकोनॉमिक सर्वे में। इकोनॉमिक सर्वे कौन रिलीज करता है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है अभी हमारा? V आनंद
नागेश्वरन, ठीक है। तो इन्होंने लॉन्च किया है और पावर गैप इंडेक्स की बात की गई है, ठीक है। उसके बाद वही इसमें चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र वगैरह ये सब दिया हुआ है, ठीक है। और ये आप पढ़ लेना अपने एंड पे, बट हमने कवर कर लिया है अभी से। नेक्स्ट, गवर्नमेंट नोटिफाइज कुकिंग कोल एज क्रिटिकल मिनरल टू कट स्टील इम्पोर्ट डिपेंडेंस, ठीक है। तो कुकिंग कोल को अभी क्रिटिकल मिनरल के कैटेगरी में डाल दिया गया है, ठीक है, ठीक है। तो क्रिटिकल मिनरल में डालने से क्या होगा, पहले जो था इंडिया 85% कुकिंग कोल इंपोर्ट करता था। कहाँ से? मेनली ऑस्ट्रेलिया से हम लोग इंपोर्ट करते थे। देखिए, ऑस्ट्रेलिया से हम 85% कुकिंग कोल इंपोर्ट करते थे। अब गवर्नमेंट ने चूंकि इसको क्रिटिकल मिनरल नोटिफाई कर दिया है, तो इसका मतलब हम स्ट्रैटेजिक स्टॉक पाइलिंग, प्रेफरेंशियल माइनिंग राइट्स वगैरह दे पाएंगे, ठीक है। इंडिया में सबसे ज़्यादा कोल फील्ड, सबसे ज़्यादा कोल कहाँ पे निकलता है? झरिया कोल फील्ड, झारखंड में, ठीक है। तो ये रीज़न रहा है। अब आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे कि क्रिटिकल मिनरल्स, मैंने अपने चैनल पे भी अपलोड किया था, क्रिटिकल मिनरल्स के कैटेगरी में कौन कौन से और मिनरल्स हैं, ठीक है। इसको आप रिसर्च करेंगे और आप इसको कमेंट करेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में कि और कौन कौन से क्रिटिकल मिनरल्स हैं इंडिया में, ठीक है। इंडिया ने और कौन कौन से मिनरल्स को क्रिटिकल मिनरल ये किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, एंशिएंट ग्रेन स्टोरेज ट्रेडिशन फेडिंग फास्ट इन श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, खोनी और पाथरा, एग्जाम में डायरेक्टली पूछेगा खोनी और पाथरा इज रिलेटेड टू व्हाट। सो इट इज बेसिकली अ एंशिएंट ग्रेन स्टोरेज ट्रेडिशन, ठीक है। कहाँ पे फॉलो होता है? श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट। श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? आंध्र प्रदेश। बस हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वर्ड किस चीज़ से रिलेटेड है, ये डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट, रशिया में एक वोल्केनो अभी रिसेंटली इरप्ट हुआ है, ठीक है। इस एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इस लाइंस पे बहुत बार क्वेश्चन बने हुए हैं, इसको काट देना, ये गलत लिखा हुआ है। तो अभी रशिया में रिसेंटली एक वोल्केनो इरप्ट हुआ है जिसका नाम है शिवलूच, ठीक है, जो कि एक फार ईस्ट रीजन में इरप्ट हुआ है, ठीक है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर मोस्ट एक्टिव वोल्केनो जोन इन रशिया, ठीक है। तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पे ये पड़ता है, इसीलिए ये इरप्ट हुआ है और इसका नाम क्या है? शिवलूच, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखेंगे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, न्यू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स नोटिफाइड टू कम इनटू फोर्स फ्रॉम April 1, 2026। तो नया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल निकाल दिया गया है, ठीक है। इसके तहत वेस्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाएगा, वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट और हजार्डस वेस्ट, ठीक है। अच्छा, पुराने रूल में था 3 कैटेगरीज, वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट और हजार्डस वेस्ट। अब जो नया रूल इंप्लीमेंट होगा 2026 अप्रैल से, उसमें 4 स्ट्रीम्स होंगे। पहला होगा सैनिटरी वेस्ट, उसके बाद होगा वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट, हजार्डस, ठीक है। तो पहले के 3 तो होंगे, उसमें सैनिटरी वेस्ट ऐड हो गया है, ठीक है, प्लस सैनिटरी कर दो, वेट, ड्राई, हजार्डस और सैनिटरी, ठीक है। तो ये मैंडेटरी हो गया है। पहले हम हमेशा देखते थे डस्टबिन में 3 कैटेगरी होता था, अब 4 कैटेगरी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यही मेंशन है इस न्यूज़ आर्टिकल में, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अगर आप अभी तक बने हुए हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बहुत आगे आ गए हो एंड यू आर लिटरली वेरी सीरियस विथ योर एग्जाम प्रिपरेशन। एंड लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट एंड लेट मी एश्योर यू दिस कि अगर आप इस मैगजीन में आपने नोटिस किया होगा, अभी तक कुछ भी हमने फालतू का डिस्कस नहीं किया है। सारे करंट अफेयर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग लॉन्चेस संपूर्णता अभियान 2.0, ठीक है। तो संपूर्णता अभियान क्या है? संपूर्णता अभियान 2.0, ठीक है। तो संपूर्णता अभियान बेसिकली क्या है कि भारत में 112 सबसे पिछड़े डिस्ट्रिक्ट और 500 ब्लॉक्स, ठीक है, 500 ब्लॉक्स और 112 पिछड़े डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है और इन ब्लॉक्स और इन डिस्ट्रिक्ट को पूरी तरह से जो नीड्स है या जो स्कीम है, जो बेसिक स्कीम्स है, ठीक है, उनसे सैचुरेट करने का प्लान है। मतलब जितने भी बेसिक स्कीम्स हैं वो सब यहाँ तक पहुँचने चाहिए, ठीक है। यही है बेसिकली संपूर्णता अभियान 2.0, ठीक है। नीति आयोग की ये पहल है कि हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब साइमल्टेनियसली सबको मिलना चाहिए। सो नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है। और यही है इंडिया का इंक्लूसिव डेवलपमेंट का स्पिरिट, ठीक है। तो हमने एक्चुअली नीति आयोग ने 112 डिस्ट्रिक्ट और 500 ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई किया है अंडर दिस स्कीम संपूर्णता अभियान 2.0। तो सीधा एग्जाम में पूछ सकते हैं संपूर्णता अभियान 2.0 इज रिलेटेड टू नीति आयोग। दूसरा, बेसिक जो भी स्कीम्स हैं वो सारे इन पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट्स को पहुंचना चाहिए, ठीक है। नीति आयोग का सीईओ कौन है? अभी रिसेंट सीईओ है BVR सुब्रमण्यम, ठीक है। और चेयरपर्सन नीति आयोग का हमेशा प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज पंचम डिजिटल चैटबॉट, हाउ इट विल वर्क एंड व्हाई इट मैटर्स फॉर द विलेज पंचायत, ठीक है। तो ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो पंचम जो है वो बेसिकली व्हाट्सएप पे एक चैटबॉट है। पंचम क्या है? एक चैटबॉट है जो कि व्हाट्सएप पे है, ठीक है। ये चैटबॉट लोगों को बता देगा, किसको बता देगा? जो गांव के लोग होंगे उनको बता देगा कि मनरेगा का पैसा, उनका मनरेगा का पैसा कब आएगा, उनका उज्ज्वला सिलेंडर कैसे मिलेगा, ग्राम सभा
कब है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो जो भी इन सब चीज़ों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो ये चैटबॉट इनको तुरंत दे देगा। इस चैटबॉट को किसने बनाया? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने, ठीक है। किसने बनाया? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने। व्हाट्सएप बेस्ड डिजिटल चैटबॉट है, ठीक है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिए, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन, आर्टिकल 243 73rd अमेंडमेंट के तहत पंचायती राज बनाया गया था, ठीक है। और 3 टियर स्ट्रक्चर है, ये सब आप अपने पॉलिटी में पढ़े ही होंगे। 73rd CAA 1992 के तहत इसको बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, इंडियन आर्मी टाइज अप विथ US ड्रोन कंपनी दैट मेड इट्स नेम इन द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो US ड्रोन कंपनी जिसका नाम क्या है? शील्ड AI, इसके साथ इंडियन आर्मी ने टाई अप किया है, ठीक है। किसके लिए? VBAT ड्रोन्स बनाने के लिए। VBAT ड्रोन्स जो था यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ था, तो इंडियन आर्मी जो है VBAT ड्रोन्स, विटोल क्या होता है? वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ड्रोन्स, ठीक है, विच विल बी AI पावर्ड, ठीक है। ये बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ किया है? शील्ड AI के साथ। शील्ड AI कौन सी कंपनी है? जिसने यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में अपना बहुत नाम कमाया है, ठीक है। तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, डिफेंस से रिलेटेड कुछ भी होगा तो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, सुनाबेदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फ्रॉम माओइस्ट हॉटबेड टू पोटेंशियल लेपर्ड हेवन, ठीक है। तो ये जो सुनाबेदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहाँ है? पहली बात ये उड़ीसा में, ठीक है। पहले यहाँ पे बहुत माओइस्ट इन्फेस्टेड एरिया था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म था पहले, ठीक है। बट इसको दिस प्लेस इज इमर्जिंग एज अ सिग्निफिकेंट लेपर्ड हैबिटेट, ठीक है। तो अभी रिसेंटली इसको लेपर्ड हैबिटेट बनाया जाने वाला है, ठीक है। तो इस पर ध्यान रखना है, ये स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है दी 4B मूवमेंट। अब 4B मूवमेंट अभी रिसेंटली न्यूज़ में है, तो 4B मूवमेंट क्या है वो हमको देखना पड़ेगा। तो 4B मूवमेंट बेसिकली साउथ कोरिया में फेमिनिस्ट द्वारा चलाया जा रहा है, ठीक है। 4B मूवमेंट के तहत फेमिनिस्ट जो हैं वो सीधे रिजेक्ट कर रही हैं ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स को, ठीक है। इसके तहत इन्होंने बोला है नो मैरिज, नो चाइल्ड बर्थ, नो डेटिंग एंड नो सेक्स, ठीक है। बहुत ही खतरनाक मूवमेंट है। और ये मूवमेंट किसने लॉन्च किया है? फेमिनिस्ट ने। कौन सी कंट्री के? साउथ कोरियन कंट्रीज, साउथ कोरियन फेमिनिस्ट ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। और साउथ कोरिया जो है इसका टोटल फर्टिलिटी रेट दुनिया में सबसे कम है, जो कि 0.72 2023 में है, ठीक है। तो इसके लिए ही प्रोटेस्ट करने के लिए इन लोगों ने 4B मूवमेंट लॉन्च किया है। तो बेसिकली ये जो रिकॉर्ड लो टोटल फर्टिलिटी रेट है इसके ही रिस्पांस में या इसको प्रोटेस्ट करने के लिए इन्होंने 4B मूवमेंट लॉन्च किया है, ठीक है। इंडिया का टोटल फर्टिलिटी क्या है? इंडिया का है 2.0, ठीक है, विच इज़ ऑन दी हायर साइड ऑफ कोर्स, ठीक है। तो 4B मूवमेंट हो गया, 4B से रिलेटेड आप यहाँ पे देख लेना स्टैटिक चीज़ें, ठीक है। उसके बाद है 3 बुद्धिस्ट साइट्स फ्रॉम आंध्र प्रदेश इन यूनेस्को टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। तो हमने 3 बुद्धिस्ट साइट को टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का टैग मिलने वाला है, ठीक है। इनको कौन कौन सा है? टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इनको डाला गया है। कौन कौन सा है? नागार्जुना कोंडा, अमरावती एंड तोतला कोंडा, ठीक है। तो ये कौन से साइट्स हैं? ये बुद्धिस्ट साइट्स हैं और इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट में डाला गया है, ठीक है। उसके बाद टैप वाटर कवरेज इन अर्बन एरियाज जंप 64% सिंस 2011। सो टैप वाटर वाला जो स्कीम था उसको क्या बोलते हैं? अमृत स्कीम, ठीक है। तो अर्बन टैप वाटर कवरेज इंक्रीज बाय 64% सिंस 2011 अंडर अमृत स्कीम 2.0। तो आपको ध्यान रखना है, अमृत स्कीम इज रिलेटेड टू, अमृत स्कीम का फुल फॉर्म क्या है? अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट इज़ रिलेटेड टू टैप वाटर कवरेज, ठीक है। तो ये हमारे लिए बस काम का था। उसके अलावा आपको ये फिगर ध्यान रखना है क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, विंग्स इंडिया 2026 एशियाज लार्जेस्ट सिविल एविएशन इवेंट टू कमेंस ऑन 28 जनवरी एट बेगमपेट हैदराबाद। ये हमने ऑलरेडी पहले कवर कर लिया है कि बेगमपेट हैदराबाद में वर्ल्ड का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट होने जा रहा है, जिसको हम बोलते हैं विंग्स इंडिया 2026, ठीक है। इसको हमने ऑलरेडी पहले कवर कर लिया है। अच्छा, नेक्स्ट है व्हाट इज़ डे जीरो दैट यूएन वांट्स अर्थ इज हेडेड टू, ठीक है। तो डे जीरो बहुत बार एग्जाम में पूछ सकता है, डे जीरो रिसेंटली सीन इज इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू व्हाट, ठीक है। तो डे जीरो बेसिकली रेफर्स टू द डे व्हेन अ सिटी और रीजन्स वाटर सप्लाई रन्स आउट कम्प्लीटली। डे जीरो वो डे माना जाएगा जिस दिन सिटी या उस रीजन में ज़ीरो, पानी बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, मतलब उस रीजन में पानी मिलना बंद हो जाएगा, ठीक है। इट वॉज पॉपुलराइज्ड बाय केप टाउन। सो 2018 में केप टाउन में एक ऐसी त्रासदी आई थी जब केप टाउन में बिल्कुल भी पानी नहीं था, ठीक है। नहाने धोने का छोड़ो, पीने तक का पानी नहीं बचा था, तो उसी को हम लोग डे ज़ीरो बोलते हैं, ठीक है। तो डे ज़ीरो अभी रिसेंटली न्यूज़ में आया था, तो इसको अपने को देखना है कि डे ज़ीरो क्या होता है और डे ज़ीरो का क्या डेफिनेशन है। नेक्स्ट, अरलम जो है, अरलम क्या है?
अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, जो कि कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ, केरला। सबसे पहले याद रखना है अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, केरला में, ठीक है। एंड दिस हैज़ बीन डिक्लेयर्ड केरलाज फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी, तो इसको केरला का फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है। तो ये हमारे लिए काम का न्यूज़ था। अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, केरला में, और इसको बटरफ्लाई सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया गया। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये लक्ष्य जीरो डंप साइट तो हमने सबसे फर्स्ट वाला न्यूज़ ही हमने ये कवर किया था, तो इसको स्किप करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है कैन इंडिया एलिमिनेट मलेरिया बाय 2030। तो इंडिया ने टारगेट रखा था कि हम मलेरिया को एलिमिनेट कर देंगे, कौन से ईयर तक, 2030। तो ये बिल्कुल इस लाइन्स पे बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है। कोई डिजीज़ का नाम दे देगा, पूछेगा कि टारगेट इसको एलिमिनेशन का कब है, तो इंडिया ने 2030 का टारगेट किया है इसको एलिमिनेट करने का, ठीक है। बाकी ये अंग्रेज़ी लिखा हुआ है, बट हमको बस ये ध्यान रखना है कि 2030 में एलिमिनेशन का टारगेट है जो इंडिया ने रखा है। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट मुर्मू ऑनर्स 30 इंडिविजुअल्स विथ जीवन रक्षा पदक अवार्ड्स। तो प्रेसिडेंट मुर्मू जी ने 30 इंडिविजुअल्स को जीवन रक्षा पदक अवार्ड दिया है। कब दिया है, 26 जनवरी को, ठीक है। सो 30 इंडिविजुअल्स वर granted were given exceptional acts of for the exceptional acts of bravery in saving human lives। तो ह्यूमन लाइव्स को सेव करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। 3 ग्रेड्स में दिया जाता है, सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक जो कि हाईएस्ट है, फिर है उत्तम जीवन रक्षा पदक, और फिर है जीवन रक्षा पदक, ठीक है। तो ये सबसे नीचे वाला लेवल में। दीज आर सिविलियन गैलेंट्री अवार्ड्स, ठीक है। एक हो गया मिलिट्री गैलेंट्री अवार्ड्स, उसमें हो गया परमवीर चक्र, अशोक चक्र वगैरह वगैरह, ठीक है। ये हो गया सिविलियन गैलेंट्री अवार्ड्स। तो तीनों के नाम आप ध्यान से देख लेना क्योंकि पूछा जा सकता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स कौन देता है ये अवार्ड, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स एडमिनिस्टर्स दीज अवार्ड्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आ जाएगा ऑप्शन में, आप 100% इसको गलत कर दोगे, ठीक है। तो इसको कौन देता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स। नेक्स्ट, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने क्या बनाया है, इन्होंने बनाया है सार्ग कमेटी, ठीक है। सार्ग कमेटी का फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन एंड रिस्क गवर्नेंस कमेटी, ठीक है। तो सार्ग कमेटी बनाया है किसके लिए, सार्ग कमेटी जो है वो बेसिकली नेशनल पेंशन स्कीम को कॉम्प्रिहेंसिवली रिव्यू करेगी, ठीक है। और फिर एक इन्वेस्टमेंट गाइड बनाएगी कि पैसा जो एनपीएस में आएगा उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, ठीक है। उसको कैसे डाइवर्सिफाई करना है, उसमें रिस्क मैनेजमेंट वगैरह कैसे करना है ताकि रिटर्न और ग्रोथ ज़्यादा मिल सके, ठीक है। एनपीएस वॉज लॉन्च्ड इन 1 जनवरी 2004, ठीक है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलता है एंड टू ऑल सिटीजन्स इन 2009, ठीक है। तो ये हमको ध्यान रखना है कि सार्ग कमेटी जो है इट इज़ रिलेटेड टू PFRDA, ठीक है, जो कि है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। और ये किसको रिव्यू करेगा, एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम को, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, अटल पेंशन योजना जो है इट इज़ रिलेटेड टू अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स, ठीक है। तो ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स के लिए है। और एनपीएस किसके लिए, इट वाज फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड देन इट वाज ओपन फॉर ऑल सिटीजन्स। 2009 में इसको सबके लिए ओपन कर दिया गया था। 2004 में जब ये इनिशियली शुरू हुआ था तो ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इलेक्शन कमीशन एंड ग्लोबल काउंटर पार्ट्स अडॉप्ट दिल्ली डिक्लेरेशन 2026। अब ये देखो, दिल्ली डिक्लेरेशन सीधे एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो दिल्ली डिक्लेरेशन क्या है, दिल्ली डिक्लेरेशन बेसिकली है it is basically a commitment to uphold democratic values, electoral integrity and to combat misinformation in elections, ठीक है। it is to uphold democratic values, electoral integrity and to combat misinformation in elections, ठीक है। तो इंडिया की तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अलॉन्ग विद द ग्लोबल काउंटर पार्ट्स क्या अडॉप्ट किया, दिल्ली डिक्लेरेशन। दिल्ली डिक्लेरेशन क्या है, दिल्ली डिक्लेरेशन है basically a declaration to uphold democratic values, electoral integrity and to combat misinformation in elections, ठीक है। This was adopted during an international summit of election management bodies hosted in New Delhi। तो न्यू दिल्ली में जो होस्ट हुआ था इंटरनेशनल समिट, वहाँ पे ये डिक्लेरेशन साइन हुआ था, इसीलिए इसका नाम है दिल्ली डिक्लेरेशन 2026, ठीक है। ECI आपको पता ही है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, आर्टिकल 324 में आता है, ठीक है। नेक्स्ट, मोजाम्बिक एक ऐसा कंट्री है जहाँ से एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट आती हैं जिनका नाम है ग्राका मिचेल, ठीक है। इनको इंदिरा गांधी पीस प्राइज से नवाजा गया है, ठीक है। तो ग्राका मिचेल जो है, मैकेल मिचेल जो भी, वो मोजाम्बिकन राइट्स एक्टिविस्ट हैं एंड शी इज़ द ओनली वुमेन इन हिस्ट्री टू हैव सर्व्ड एज फर्स्ट लेडी ऑफ 2 डिफरेंट कंट्रीज, वेरी इंपॉर्टेंट। शी इज़ द ओनली लेडी टू सर्व एज फर्स्ट लेडी ऑफ 2 डिफरेंट कंट्रीज, कौन सी, मोजाम्बिक एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो शी इज़ ऑल्सो द विडो ऑफ नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला की ये धर्मपत्नी हैं, ठीक है, थी हैं जो भी बोल लो, ठीक है।
और उसके बाद शायद हो सकता है इन्होंने मोजाम्बिक के प्रेसिडेंट से शादी कर ली होगी वगैरह, तभी ना 2 कंट्रीज़ की ये फर्स्ट लेडी बन पाई, ठीक है। सो शी वॉज कन्फर्ड विद द इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ अभी 2026 में। शी वॉज साइटेड फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू एजुकेशन, हेल्थ एंड ह्यूमैनिटेरियन एक्शंस, ठीक है। तो इस प्राइज़ के तहत 25 लाख रुपए और एक साइटेशन दिया गया इनको, ठीक है। प्रीवियस नोटेबल विनर्स इंक्लूड WHO, DG टेड्रोस, इसरो एंड एंजेला मर्केल। तो इनको भी ये इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ मिला हुआ है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ग्राका मिचेल जो कि मोजाम्बिकन एक्टिविस्ट हैं, विडो ऑफ नेल्सन मंडेला है, इनको इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ से नवाजा गया है। गवर्नमेंट सिलेक्ट्स 5 कंपनीज इन 4th राउंड ऑफ PLI स्कीम फॉर वाइट गुड्स, ठीक है। तो 5 कंपनीज को 4th राउंड में चुना गया है, किसके लिए? PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम फॉर वाइट गुड्स। वाइट गुड्स क्या क्या होगा? ACs एंड LED लाइट्स, ठीक है। तो 5 कंपनियों को चुना गया है इसके लिए। मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, ठीक है। बस इसमें ध्यान देना है, वाइट गुड्स किसको बोलते हैं? AC और LED लाइट को, ठीक है। कौन देगा? DPIIT अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। कौन कौन सी 5 कंपनीज सिलेक्ट हुई हैं इसमें नाम नहीं दिया गया है, तो हमको बॉदर नहीं करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। तो वाटर बैंक्रप्सी, UN का एक रिपोर्ट है, उसने सिग्नल किया है कि एक बहुत बड़ा क्राइसिस आने वाला है जहाँ पे वाटर बैंक्रप्सी हो सकता है, ठीक है। सो इट वुड बी अ सिनेरियो वेयर एग्रीकल्चरल वाटर डिमांड एक्सीड्स सस्टेनेबल सप्लाई। जो एग्रीकल्चर का डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे लिए कुछ फैक्ट्स हैं, बट हमको क्या ध्यान रखना है? हमको ध्यान रखना है इंडिया में फ्लैगशिप वाटर स्कीम कौन सा है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है। खेत में पानी डालने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, PMKSY, ठीक है। ये एक फ्लैगशिप स्कीम है जिसका हर खेत को पानी, मोर क्रॉप पर डे मोटो है, ठीक है। तो की स्टार्ट क्या है? 72% ऑफ द ग्लोबल फ्रेश वाटर इज़ यूज्ड बाय एग्रीकल्चर, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। और इंडिया में PMKSY आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वर्ल्ड वाटर डे कब है? 22 मार्च। ये सब कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है जो ग्रीन बॉक्स में दिया गया है। नेक्स्ट, DRDO लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल शोकेस्ड एट रिपब्लिक डे परेड 2026। तो DRDO का एक लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल को हमने रिपब्लिक डे परेड पे हमने शोकेस किया है, ठीक है। तो ये हाइपरसोनिक मिसाइल जो है ये Mach 5 के स्पीड से, विच इज़ 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड के 5 गुना तेज़ी से ये मूव कर सकता है, ठीक है। इंडिया इज अमंग अ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ नेशंस, US, रशिया और चाइना। सिर्फ US, रशिया और चाइना ऐसे देश हैं जिनके पास ये मिसाइल था इंडिया से पहले, ठीक है। और द DRDO टैब्लू वॉज ऑल्सो डिस्प्लेड एट भारत पर्व होस्टेड एट रेड फोर्ट, ठीक है। और इसका नाम क्या है? हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल वॉज सक्सेसफुली टेस्टेड इन 2020। सॉरी, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। और 2026 के चीफ गेस्ट कौन थे रिपब्लिक डे परेड के? तो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांटो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ऑपरेशन मेगाबुरु, ठीक है। ऑपरेशन मेगाबुरु के तहत CRPF ने 16 माओइस्ट को मार गिराया, कहाँ पे? झारखंड में, ठीक है। अनल दा वॉज ऑल्सो किल्ड, हु वॉज अ टॉप माओइस्ट लीडर, ठीक है। तो ऑपरेशन मेगाबुरु इज रिलेटेड टू CRPF। कहाँ पे ऑपरेशन हुआ है? झारखंड में, ठीक है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखना समाधान डॉक्ट्रिन, जिसका फुल फॉर्म है स्मार्ट, एग्रेसिव, मोटिवेटेड, एक्शनेबल, डिपेंडेबल, होन्ड, ठीक है। तो समाधान डॉक्ट्रिन के तहत ये ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है, ठीक है। ये समाधान डॉक्ट्रिन गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया है, एंड बिकॉज ऑफ दिस डॉक्ट्रिन द LWE अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 126 to 38, अब सिर्फ 38 रह गए, ठीक है। तो समाधान डॉक्ट्रिन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट फायर इन सिक्किम्स पैंगोलाखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नियर इंडो चाइना बॉर्डर, ठीक है। अब कहीं पे वाइल्ड लाइफ फायर वगैरह लगता है तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कहाँ पे लगा है? पैंगोलाखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कहाँ पे है? सिक्किम में। ये चीज़ ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बस हमारे लिए ये हेडलाइन काम का है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, सिक्किम वॉज ऑल्सो इंडियाज़ फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट, ठीक है, जो कि मेरे को लगता है 2022-23 में ही हो गया था, ठीक है। तो ये सब कुछ स्टैटिक नॉलेज है जो आप ग्रीन बॉक्स में आपको मिलेगा, आप देख लेना इसको, ठीक है। नेक्स्ट, नीति आयोग रिलीजेस 3 रिपोर्ट्स ऑन ग्रीन ट्रांजिशन इन सीमेंट, एल्यूमिनियम एंड MSME सेक्टर। तो नीति आयोग ने 3 रिपोर्ट्स लॉन्च किया है ऑन द ग्रीन ट्रांजिशन। तो सीधे सीधे पूछ सकते हैं कि ग्रीन ट्रांजिशन के लिए कौन से 3 चीज़ों पे रिपोर्ट लॉन्च किया है नीति आयोग ने? तो कौन सा है? सीमेंट, एल्यूमिनियम एंड MSME सेक्टर, ठीक है। बस आप इसको ध्यान रखिए। उसके बाद इंडिया इज़ दी सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर ग्लोबली। तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर है, ये भी आपको पता होना चाहिए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट, कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड कंटिन्यूएशन ऑफ अटल पेंशन योजना, कब तक? 2030-31 तक। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। सीधे सीधे वन लाइनर आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे। अटल पेंशन योजना कब लॉन्च हुआ था? 2015 में, ठीक है। एंड इट रिप्लेस्ड स्वावलंबन स्कीम फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, सो इट इज़ बेसिकली फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। नेक्स्ट, स्पेन जॉइंस इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, एलिवेट्स टाइज विथ इंडिया टू स्ट्रैटेजिक लेवल। तो स्पेन ने इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव ज्वाइन कर लिया है। तो सीधे सीधे पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज जॉइंड इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, आप बोलोगे स्पेन, ठीक है। और आप आगे बढ़ोगे। इसमें और कुछ या पढ़ सकते हो अपने एंड पे, बट ये काम का इन्फॉर्मेशन था, ठीक है। नेक्स्ट, नासा सेट्स February 6 टारगेट फॉर आर्टिमिस 2 क्रूड फ्लाइट अराउंड द मून, ठीक है। तो आर्टिमिस 2 जो है वो February 6 2026 को टेक ऑफ करने वाला है। एंड दिस मिशन इज़ बेसिकली दिस इज़ अ क्रूड फ्लाइट अराउंड द मून। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो सीधे सीधे पूछेगा आर्टिमिस 2 जो है वो किस तरह का मिशन है। सो इट विल बी दी फर्स्ट क्रूड फ्लाइट अराउंड द मून, फर्स्ट क्रूड फ्लाइट अराउंड द मून, ठीक है। सिंस अपोलो 1972 में इससे पहले हुआ था। Artemis 2 will carry 4 astronauts, including the first women and first person of color to fly to lunar orbit, ठीक है। 10 दिन का जर्नी होने वाला है और इट विल यूज़ SLS स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट एंड ओरायन कैप्सूल, ठीक है। आर्टिमिस 1 कब लॉन्च हुआ था? 2022 में। तो आपको ये सब ध्यान रखना है, ठीक है। फिर हम आगे चलेंगे। MIL Alliance announces election for its first global board। तो यूनेस्को मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी जो MIL अलायंस है, इट हैज़ अनाउंस्ड, MIL अलायंस जो है वो बेसिकली UN का पार्ट है, ठीक है। इट हैज़ अनाउंस द इलेक्शन ऑफ इट्स फर्स्ट ग्लोबल बोर्ड, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ भी जो फर्स्ट हो रहा होगा वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। 17th है, इंडिया नोटिफाइज एमिशन इंटेंसिटी टारगेट्स फॉर 9 सेक्टर्स अंडर कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, ठीक है। इसको ऐसे समझिए आप कि जैसे फैक्ट्री से CO2 निकलता है, ठीक है। अब इंडिया में अपना डोमेस्टिक कार्बन मार्केट बनाया गया, जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, ठीक है। CCTS जो है वो जैसे स्टॉक मार्केट में शेयर का ट्रेडिंग होता है, वैसे ही यहाँ पे कार्बन क्रेडिट्स का ट्रेडिंग होता है। जो कंपनी एमिशन कम करेगी उसको क्रेडिट मिलेंगे, दूसरी कंपनी उससे क्रेडिट खरीद सकती है। तो इसमें 9 इंडस्ट्रीज़ को इंक्लूड किया गया है। हमारे लिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन कौन सी इंडस्ट्री है? एल्यूमिनियम, सीमेंट, क्लोर एल्कली, फर्टिलाइजर, आयरन एंड स्टील, पेपर एंड पल्प, पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोलियम, रिफाइनरी एंड टेक्सटाइल्स। इसको आप एक बार 3-4 बारी पढ़ लेंगे ताकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अगर आता है इससे तो आप गलत ना करो, ठीक है। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ था। इसके अलावा अगर आप कुछ इसमें अगर स्टैटिक मेरे को नहीं लगता, स्टैटिक आपको ये देखना है कि जो CCTS है वो इंडिया का अपना कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम है, इंडियाज़ फर्स्ट डोमेस्टिक कार्बन मार्केट इसको बोलते हैं। आगे चलेंगे। इंडिया एंड इजराइल साइन जॉइंट डिक्लेरेशन टू बूस्ट कॉपरेशन इन फिशरीज एंड एग्रीकल्चर। सो हमने पहले भी डिस्कस किया है, क्या डिस्कस किया है? इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ फिश, ठीक है। वन ऑफ द लार्जेस्ट बोला है मैंने, लार्जेस्ट नहीं बोला है। तो इंडिया कौन से रैंक पे आता है? इंडिया थर्ड लार्जेस्ट है, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश। फर्स्ट कौन है? फर्स्ट इज ऑब्वियसली हमेशा की तरह फर्स्ट इज चाइना एंड सेकेंड इज इंडोनेशिया, ठीक है। ये आ सकता है एग्जाम में। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है, फर्स्ट है चाइना, सेकेंड है इंडोनेशिया। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो इजराइल है वो ड्रिप इरिगेशन और प्रेसिशन एक्वाकल्चर का ग्लोबल लीडर है। तो इंडिया ने एक्चुअली जॉइंट डिक्लेरेशन साइन किया है इजराइल के साथ, ताकि हम इजराइल के एक्सपर्टीज़ को भी शेयर करें और हम अपने एक्सपर्टीज़ जो फिशरी में एक्सपर्टीज़ है वो इजराइल को हम दे पाएँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया में ऑलमोस्ट 28 मिलियन पीपल का जो रोज़गार है वो फिशरी पे डिपेंडेंट है। तो इसीलिए फिशरी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया ने किसके साथ फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर के लिए जॉइंट डिक्लेरेशन साइन किया है? तो इजराइल के साथ साइन किया है। उसके अलावा अगर इसमें आप कुछ स्टैटिक नॉलेज आपको चाहिए तो आप इसमें देख सकते हो कि फिशरी इज़ रिलेटेड टू, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लू रेवोल्यूशन, ठीक है। ब्लू रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? फिशरी से, ठीक है। और इंडिया का फ्लैगशिप स्कीम क्या है? PMMSY, PM मत्स्य संपदा योजना, जो कि 2020 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज ब्लू रेवोल्यूशन 2.0, तो इसको ध्यान रखना है। फिर आगे चलेंगे। प्रोजेक्ट सन कैचर, गूगल एक्सप्लोर्स AI डेटा सेंटर्स इन लो अर्थ ऑर्बिट पावर्ड बाय सोलर एनर्जी। तो होता क्या है बेसिकली कि AI ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा बिजली लगता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बिजली और बहुत ज़्यादा पानी का खपत होता है। एक GPT-4 के ट्रेनिंग में ऑलमोस्ट 500 ट्रांसअटलांटिक फ्लाइट्स जितनी एनर्जी लगती है,
ठीक है। गूगल ने अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट सन कैचर आइडिया लेके आया है, प्रोजेक्ट सन कैचर। ठीक है, ये अभी जो प्रोजेक्ट सन कैचर है ये अभी आइडिया वाले ईडिएशन वाले फेज में ही है। ठीक है, ये अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। तो इस आइडिया के तहत गूगल का क्या प्लान है? गूगल का ये प्लान है कि हम डेटा सेंटर्स जो है उसको स्पेस में भेज देंगे, और जैसे ही आप अपने डेटा सेंटर्स को स्पेस में भेजोगे तो वहाँ पे आपको सोलर एनर्जी 24/7 मिलेगा। अभी क्या होता है कि रात में सोलर एनर्जी नहीं मिल पाता है, बट अगर आप स्पेस में भेज दोगे तो आपको 24 घंटे आपको सोलर एनर्जी मिलेगा। वहाँ पे डे नाइट साइकिल खत्म हो जाएगा। तो गूगल का ये प्लान है कि हम लो अर्थ ऑर्बिट में इसको भेजेंगे, वहाँ पे हमको एनर्जी मिलेगा, जिसके वजह से हम जो है एआई को ट्रेनिंग दे पाएंगे, डेटा सेंटर्स लगा पाएंगे, और हमको बिजली की भी कमी नहीं पड़ेगी। ठीक है, प्लस आप इसको एनवायरमेंटल एस्पेक्ट से भी देख सकते हो। तो प्रोजेक्ट सन कैचर इज रिलेटेड टू गूगल का रिसर्च है एआई डेटा सेंटर कहाँ भेजने के लिए, लो अर्थ ऑर्बिट में भेजने वाले हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट, हमने पूरा इसको कवर कर लिया है। नेक्स्ट, नीति आयोग रिलीजेस एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024। वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स कौन प्रिपेयर करता है? नीति आयोग। और नीति आयोग के बाकी रिपोर्ट्स क्या क्या होते हैं वो भी आपको देखना है, वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे एक निमोनिक बना के डाला है, उसको आप ज़रूर से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि उससे ऑलरेडी क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 अभी रिसेंटली नीति आयोग ने रिलीज़ किया है, और इस एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स के तहत टॉप किसने किया है? तमिलनाडु ने, फिर महाराष्ट्र ने, फिर कर्नाटका ने। ठीक है, तो आपको टॉप 3 भी याद रखना है। इसके अलावा ये एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स क्या होता है? ये बेसिकली देखते हैं कि कौन सा स्टेट एक्सपोर्ट के लिए सबसे ज़्यादा रेडी है। तो टॉप 3 कौन कौन से हो गए? तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। ठीक है, और ये जो एक्सपोर्ट है ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? 4 पिलर्स पे। ये सीधे सीधे स्टेटमेंट पे में पूछा जा सकता है कि कौन से 4 पिलर्स पे एक्सपोर्ट रेडीनेस रिपोर्ट बनाता है नीति आयोग। तो 4 पिलर्स कौन कौन से? पॉलिसी, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम एंड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। तो ये 4 पिलर्स को देखते हुए रेटिंग दिया जाता है, और फिर टॉप 3, टॉप 5, टॉप 10 हम निकालते हैं। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्टेटमेंट बेस्ड आएगा सीधे सीधे, और ये बिल्कुल प्रीलिम्स लेवल का इसमें सवाल बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये 4 पिलर्स आप देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का टारगेट है कि हमको मर्ज एक्सपोर्ट को $1 ट्रिलियन पहुंचाना है बाय 2030। नेक्स्ट है इंडिया होस्ट्स एआई इम्पैक्ट समिट 2026। तो ये बहुत बारी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, एक बार और देखते हैं। एआई इम्पैक्ट समिट कहाँ पे हुआ है? दिल्ली में। ठीक है, जिसमें वो गलगोटिया वाला कंट्रोवर्सी हो गया था, तो उसको देखना है। और इंडिया ने प्लैनेट सूत्रा नाम का एक कॉन्सेप्ट दिया है, प्लैनेट सूत्रा नाम का एक कॉन्सेप्ट दिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। प्लैनेट सूत्रा क्या है? बेसिकली एआई को ट्रेनिंग देने के लिए, जैसा हमने पहले डिस्कस किया है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगता है, बहुत ज़्यादा पानी लगता है, जिससे कि क्या होता है? एनवायरमेंटल डैमेज होता है। ठीक है, तो एनवायरनमेंट को बचाने के लिए इंडिया ने ये कॉन्सेप्ट रखा है सामने कि आप एआई को भी डेवलप करो और साथ में आप प्लैनेट को भी नुकसान मत पहुंचाओ। ठीक है, तो ये कैसे होगा ये नहीं पता, बट इंडिया ने ये कॉन्सेप्ट दिया है कि एआई बनाओ बट इन्वायरमेंट को भी डिस्ट्रॉय मत करो। ठीक है, और बेसिकली वही आप रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह का यूज़ करके इसको डेवलप कर सकते हो। तो प्लैनेट सूत्रा मतलब एआई प्लस क्लाइमेट। ठीक है, इसको साथ लेके चलना है। अच्छा, इंडिया से पहले एआई समिट कहाँ पे हुआ था? इससे पहले पिछले साल पेरिस में हुआ था। पेरिस से पहले हुआ था सियोल, और इससे पहले हुआ था यूके। तो ये हमारा इंडिया से पहले पेरिस में हुआ था, फिर उससे पहले सियोल में, उससे पहले यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन टू लॉन्च रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स। तो रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स कौन लॉन्च करेगा? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स में क्या बताया जाएगा कि बेसिकली कौन सा कंट्री सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है विथ रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट, ह्यूमन राइट्स, गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी, एथिक्स। ये सब मिला करके सबसे ज़्यादा कौन कौन सा कंट्री है जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ये लॉन्च किया गया है, और इससे आपको और भी चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे कि जो बाकी इंडेक्स है उनको कौन लॉन्च करता है और इंडिया का क्या रैंकिंग है। ठीक है, इस पे एग्जाम में सवाल पूछा गया है। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे बहुत बारी पूछते हैं, तो नॉर्वे ने टॉप किया है इसको। आगे चलेंगे। आईरिना असेंबली एंड्स विथ कॉल फॉर फास्टर रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन। ठीक है, तो आईरिना क्या है? इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। तो इसने बेसिकली क्या बोला है कि पेरिस एग्रीमेंट के तहत हमको 1.5 डिग्री का टारगेट अचीव करना था, और उसको अचीव करने के लिए हमको रिन्यूएबल एनर्जी जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको ट्रिपल करना पड़ेगा बाय 2030। ठीक है, तो आईरिना की लेटेस्ट रिपोर्ट ने ये बोला है कि वी हैव टू ट्रिपल द रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन बाय 2030 टू मीट द पेरिस एग्रीमेंट 1.5 डिग्री वाला गोल। ठीक है, इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी कंट्री ग्लोबली, जो कि हमने कल देखा था। इंडिया से पहले कौन है? इंडिया से पहले है आपका चाइना, यूएसए, और एक और कोई कंट्री है, वो आप चेक कर लेना। ठीक है, तो हम फोर्थ हैं। इंडिया का रैंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आईरिना का हेडक्वार्टर कहाँ है? अबू धाबी, यूएई में।
ओके। इंडिया का टारगेट है 500 गीगावाट्स ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी बाय 2030 और हमने 200 ऑलरेडी अचीव कर लिया है, तो हमको 300 और अचीव करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडिया कॉल्स फॉर reinvigorated multilateral order as it unveils ब्रिक्स 2026 विजन। सो बेसिकली ब्रिक्स 2026 का प्रेसिडेंसी किसके पास है? अभी इंडिया के पास है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ब्रिक्स में क्या है कि पहले सिर्फ कौन कौन से कंट्री थे? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, बट उसके बाद कुछ कंट्रीज और ऐड हो गए जैसे इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई। ठीक है, तो इसको अब हम ब्रिक्स प्लस बोलते हैं। ब्रिक्स प्लस कुछ स्टैट्स ध्यान रखना है कि 49.5% वर्ल्ड पॉपुलेशन ब्रिक्स प्लस में आता है। उसके अलावा 40% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी ब्रिक्स प्लस कंट्रोल करता है और 26% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड ब्रिक्स प्लस में होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एशियान वगैरह पे सेम सवाल पूछा गया है, तो हो सकता है ब्रिक्स पे पूछ लें इस बारी। प्रेसिडेंसी कौन होल्ड कर रहा है? इंडिया कर रहा है। इससे पहले कौन था? साउथ अफ्रीका, और सॉरी इससे पहले था ब्राज़ील, उससे पहले था रशिया, उससे पहले था साउथ अफ्रीका। जनवरी 2024 में सऊदी अरेबिया को इनवाइट किया गया, बट अभी तक उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है MS साहू कमिटी PFRDA सेटअप एक्सपोर्ट पैनल टू डिज़ाइन एश्योर्ड पेंशन पे आउट्स अंडर न्यू पेंशन स्कीम। तो PFRDA हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, क्या है PFRDA? जो भी अपना पेंशन वाला जो देखता है ऑर्गेनाइजेशन, तो इन्होंने एक कमेटी बनाई है जिसका नाम है MS साहू कमेटी। ठीक है, अभी तक क्या होता था कि जो नेशनल पेंशन सिस्टम है उसमें लोग पैसा जमा करते थे और जो उनको रिटर्न मिलता था वो मार्केट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता था कि मार्केट अगर ऊपर गया तो रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, मार्केट नीचे आया तो रिटर्न कम मिलेगा, तो कोई एश्योर्ड रिटर्न नहीं होता था उसमें। ठीक है, विच एज कम्पेयर टू क्या बोलते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम OPS में एक एश्योर्ड मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न मिलता ही मिलता था, जो कि न्यू पेंशन स्कीम में नहीं मिल रहा है। तो लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि आप वापस से ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस से लाओ। तो NPS में अब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम एक मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न स्कीम लेके आएंगे कि मिनिमम इतना मिलना चाहिए, और उसके लिए रिसर्च करने के लिए MS साहू कमेटी को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि MS साहू कमेटी जो है वो किससे रिलेटेड है, तो आप देखना PFRDA ऑप्शन में देखना, और पेंशन पे आउट्स अंडर NPS वगैरह देखना और उसको टिक कर देना और आगे बढ़ जाना। ठीक है, नेक्स्ट है बमनवासकर कनकर पंचायत बिकम्स राजस्थान फर्स्ट फुल्ली सर्टिफाइड ऑर्गेनिक विलेज बॉडी। तो ये जो पंचायत है जिसका नाम है वासकनकर पंचायत, जो कहाँ पे है? राजस्थान में। सो इट हैज़ बिकम द फर्स्ट फुल्ली सर्टिफाइड ऑर्गेनिक विलेज बॉडी। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, फर्स्ट सर्टिफाइड ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है? तो 2016 में सिक्किम को ऑर्गेनिक स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया था, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये पंचायत का नाम याद रखिएगा, राजस्थान याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एक है पैक्स सिलिका इनिशिएटिव। पैक्स सिलिका इनिशिएटिव किसका है? USA का। ये इनिशिएटिव क्या है? ये इनिशिएटिव है बेसिकली सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को सिक्योर करने का एक एफर्ट है। तो अभी तक क्या होता था कि 90% जो सेमीकंडक्टर के चिप्स हैं वो कहाँ पे बनते थे? वो बनते थे ताइवान में। ठीक है, तो TSMC नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है या एक कंपनी है जो कि ताइवान में सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप्स बनाती है। ठीक है, तो अगर उस कंट्री को कुछ हो जाता है या फिर चाइना उसको मान लो कल को कैप्चर कर लेता है, ठीक है, तो ये तो सप्लाई चेन ब्रेक हो जाएगा, पूरे दुनिया में क्राइसिस हो जाएगा, गाड़ियों का मैन्युफैक्चरिंग रुक जाएगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका प्रोडक्शन रुक सकता है, जिनका कॉस्ट बढ़ जाएगा जिसकी वजह से। तो इस सप्लाई चेन को प्रोटेक्ट करने के लिए पैक्स सिलिका बनाया है USA ने, और इसमें किसको इनवाइट किया है? इंडिया को इनवाइट किया गया है। ठीक है, सो इंडिया विल बी इनवाइटेड टू जॉइन US लेड पैक्स सिलिका इनिशिएटिव। वेरी इंपॉर्टेंट, नया इनिशिएटिव है, नए इनिशिएटिव से पूछते हैं सवाल। ठीक है, तो इट विल सिक्योर सिलिकॉन सेमीकंडक्टर एंड AI क्रिटिकल सप्लाई चेन्स। और इंडिया का कौन सा मिशन है चिप से रिलेटेड? इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। ठीक है, तो ये सब आप देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है ऑर्बिट एड्स IUISAT इंडिया टू डेमोन्स्ट्रेट फर्स्ट इन ऑर्बिट सैटेलाइट रिफ्यूलिंग वाया PSLV C62। ठीक है, अब जस्ट इमेजिन करो कि हमारा कोई सैटेलाइट गया हुआ है स्पेस में, और स्पेस में ही उसका फ्यूल खत्म हो जाता है। अगर उसका फ्यूल स्पेस में खत्म हो जाता है तो वो डेब्रिस बन जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो अभी बेसिकली हमने IUISAT, ठीक है, IUISAT को लॉन्च किया है, जिसका क्या काम है? जिसका काम है इन ऑर्बिट रिफ्यूलिंग, मतलब ये स्पेस में जाके ही उसको रिफ्यूल कर देगा। ठीक है, तो इसमें देखना IUISAT किसने बनाया है? इट इज़ डिजाइंड बाय चेन्नई बेस्ड ऑर्बिट एड्स IUISAT। ठीक है, तो चेन्नई बेस्ड एक स्टार्टअप है, इसने बनाया है। ठीक है, और ये 25 किलो का टैंकर है जो कि सैटेलाइट में जाएगा, किस पे? PSLV C62 पे लोड होके जाएगा और रिफ्यूलिंग कर पाएगा वहाँ पे, ताकि अगर फ्यूल खत्म होता है तो डेब्रिस ना बन जाए। डेब्रिस बन जाएगा तो मिशन खराब हो गया। ठीक है, तो ये स्पेस रिफ्यूलिंग के लिए हमने बनाया है, विच इज अगेन इंपॉर्टेंट। सो इट इज़ अ 25 kg टैंकर सेटेलाइट, इंडियाज फर्स्ट इन ऑर्बिट रिफ्यूलिंग। इंडिया के लिए कोई भी फर्स्ट होगा तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑपरेशन हॉकाई US कैरीज आउट लार्ज स्केल एयर स्ट्राइक्स अगेंस्ट ISIS टारगेट्स
इन सीरिया। तो ऑपरेशन हॉकाई रिलेटेड टू यूएस, कहाँ पे किसको टारगेट किया, आईसिस, कहाँ पे, सीरिया में। ठीक है, क्यों हुआ, क्योंकि पलमायरा जो कि सीरिया में है वहाँ पे यूएस के दो सोल्जर्स को मार दिया गया था। तो उसके जवाब में यूएस ने लॉन्च किया ऑपरेशन हॉकाई। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा एक स्टैटिक चीज़ यहाँ पे देखना है, यूएस हैज़ मेंटेन्ड फोर्सेज इन सीरिया अंडर ऑपरेशन इनहेरेंट रिजॉल्व। तो सीरिया में जो आईसिस के खिलाफ जो जंग चल रहा था उसमें यूएस ने लॉन्च किया था ऑपरेशन इनहेरेंट रिजॉल्व। और अभी कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन हॉकाई। ठीक है, तो ये हो गया इसमें। नेक्स्ट है जेहानपोरा स्तूपा, 2000 ईयर ओल्ड बुद्धिस्ट मोनास्टिक कॉम्प्लेक्स फ्रॉम कुशान पीरियड इवैक्यूएटेड इन कश्मीर। ठीक है, इसमें अपने को ध्यान देना है कि कश्मीर जो है वो सिर्फ डल लेक और माउंटेन्स के लिए ही फेमस नहीं है। 2000 साल पुराना एक बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन था यहाँ पे। ठीक है, जिसका एक पार्ट था जेहानपुरा स्तूपा, जो कि बारामुल्ला में मिलेगा। और ये किस टाइम का है, ये कुशान अम्पायर के टाइम का है। ठीक है, कुशान पीरियड का है ये। ओके, और फिर आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ था, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था अपने कश्मीर में। ठीक है, और यहीं पे आपका महायाना बुद्धिज़्म का टेक्स्ट कंपाइल हुआ था, इसी काउंसिल में महायाना टेक्स्ट कंपाइल हुआ था। तो ये कुछ स्टैटिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी है। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला स्तूपा आपको मिलेगा बारामुल्ला कश्मीर, रिलेटेड टू कुशान पीरियड और रिलेटेड टू विच रिलीजन, बुद्धिस्ट। नेक्स्ट, व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टू रोल आउट नेशन वाइड बाई एंड 2026। अब जैसे कि हमने कवच देखा था ना रेलवे में, जो कि क्या करता था, एक्सीडेंट से रेलवे को बचाता है, ट्रेन्स को बचाता है। ठीक है, ये व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन जो है ये बेसिकली रोड एक्सीडेंट से गाड़ियों को बचाएगा। तो अगर हम बात करें रोड एक्सीडेंट्स की, तो ऑलमोस्ट 1.68 लाख रोड डेथ्स हुआ है 2023 में। ठीक है, जो कि यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, फैक्ट। तो 1.68 डेथ हुआ है 2023 में रोड एक्सीडेंट से, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा था। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन सिंपल है, व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लगाओ, गाड़ियाँ एक दूसरे से बात कर पाएंगी। ठीक है, अब जैसे आगे वाले ने ब्रेक मारा तो गाड़ी पीछे वाला ऑटोमेटिकली सेंस कर लेगा कि ये आगे वाले ने ब्रेक मारा है, तो ये अपने आप उस पोजीशन में आ जाएगा कि ये रुक जाए। ठीक है, या स्पीड रिड्यूस कर लेगा। तो बात करेंगे जिसमें स्पीड, पोजीशन, डायरेक्शन शेयर करते रहेंगे, रियल टाइम स्पीड, डायरेक्शन वगैरह शेयर होता रहेगा, और इससे क्या होगा कि कोलिजन अवॉइड हो सकता है। ठीक है, सो 2026 के एंड तक नेशन वाइड ये प्रोबेबिलिटी है कि आ जाएगा। तो एंड 2026 के एंड तक ये आ जाना चाहिए। तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है, व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन जो है ये बेसिकली रोड एक्सीडेंट से बचने के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है वेमार ट्रायंगल, इंडिया पार्टिसिपेट्स फॉर द फर्स्ट टाइम, पोलैंड बैक्स इंडिया ऑन रशियन ऑयल। तो वेमार ट्रायंगल क्या है, वेमार ट्रायंगल बेसिकली फ्रांस प्लस रशिया, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड, सॉरी रशिया नहीं, फ्रांस, जर्मनी एंड पोलैंड का एक डिप्लोमेटिक ग्रुप है, जो कि 1991 में बना था। ठीक है, जो कि 1991 में बना था। इंडिया पहली बार इसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक है, इंडिया ने इस बारी पहली बार इसके जो भी इसमें पार्टिसिपेट किया, और इस ग्रुप ने बेसिकली इंडिया को बैक किया है रशियन ऑयल खरीदने के लिए, कि ठीक है अगर इंडिया रशियन ऑयल खरीद रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इंडिया का 2024 में सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर कौन है, रशिया, फिर इराक, फिर सऊदी अरेबिया, जो कि पहले ईरान हुआ करता था, बट अब रशिया से हम सबसे ज़्यादा तेल लेते हैं। नेक्स्ट है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026, फर्स्ट एवर ग्लोबल एआई समिट होस्टेड इन दी ग्लोबल साउथ। ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, ये रिपीट हो गया है, सॉरी। नेक्स्ट, यूआईडीएआई लॉन्चेस आधार मैस्कॉट उदय। तो यूआईडीएआई जो कि आधार कार्ड बनाती है, ठीक है, उसने एक अपना मैस्कॉट लॉन्च किया जिसका नाम है उदय। ठीक है, तो यही था इसमें न्यूज़, और इसमें कुछ खास है नहीं। DLTT प्लान, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल अनाउंसेस डिस्ट्रिक्ट लेड टेक्सटाइल ट्रांसफॉर्मेशन एट नेशनल कॉन्फ्रेंस इन गुवाहाटी। बेसिकली यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो इंडिया है वो सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है टेक्सटाइल्स में। ठीक है, और हमारा टारगेट है $100 बिलियन टेक्सटाइल इंपोर्ट बाय 2030, बट टू अचीव दिस वी नीड सर्टन चेंजेस इन आर डिस्ट्रिक्ट लेड टेक्सटाइल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट वगैरह में हमको थोड़े से चेंजेस लाने पड़ेंगे अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो इसके तहत हमने 100 डिस्ट्रिक्ट्स को ग्लोबल एक्सपोर्ट चैंपियंस बनाने का सोचा है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेड टेक्सटाइल ट्रांसफॉर्मेशन के तहत, DLTT के तहत हमने 100 डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया है और उनको ग्लोबल चैंपियंस, क्योंकि देखो डिस्ट्रिक्ट लोअर लेवल से जब वो बढ़ेगा, लोअर लेवल जब एक्सपोर्ट करने लग जाएगा तब वो स्टेट डेवलप करेगा और फाइनली वो कंट्री को बेनिफिट पहुंचाएगा। तो लोअर लेवल से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट, पंखुड़ी पोर्टल integrates digital platform launched to empower women and nurture children। ठीक है, तो पंखुड़ी पोर्टल इज रिलेटेड टू empowering women and nurturing children। तो आपको बस ध्यान रखना है कि पंखुड़ी पोर्टल जो है वो चिल्ड्रन और विमेन से रिलेटेड है। तो बेसिकली इस पोर्टल के तहत जितने भी स्कीम्स थे, ठीक है, इस पंखुड़ी पोर्टल के तहत जितने भी बाकी स्कीम्स हैं, जैसे CSR हो गया, पार्टनरशिप हो गया,
ठीक है, स्टेक होल्डर्स जो भी हो गए, प्लस मिशन शक्ति हो गया, मिशन वत्सल्य, तो बहुत सारे अलग अलग इनिशिएटिव्स थे। उन सबको एक पोर्टल के अंदर में लाके आप स्ट्रीमलाइन कर दो चीज़ों को, ताकि ईजी हो जाए विमेन और चिल्ड्रन के लिए उनको एक्सेस करना, उनको समझ पाना वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इन सबको किसके अंदर लाया गया? पंखुड़ी पोर्टल के लिए। पंखुड़ी पोर्टल का टैगलाइन क्या है? एम्पावरिंग वुमेन एंड नर्चरिंग चिल्ड्रन। किसने लॉन्च किया है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, और ठीक है, यही सब है इसमें इंपॉर्टेंट। फिर चाइल्ड मैरिज एंड इंडिया, बाल विवाह मुक्त भारत 100 डेज कैंपेन टारगेट्स चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया बाय 20। बेसिकली अगर आप फैक्ट देखो तो इंडिया में ऑलमोस्ट 18% लड़कियां ऐसी हैं, ठीक है, सॉरी 23% लड़कियां ऐसी हैं, अप्रॉक्सीमेटली 23% लड़कियां ऐसी हैं जो 18 ईयर से कम में शादी हो जाता है जिनका, ठीक है, जो कि वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट आप बोल सकते हो। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये टारगेट रखा है कि चाइल्ड मैरिज को अपने को ख़त्म कर देना है बाय 2030। तो एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि चाइल्ड मैरिज को ख़त्म करने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या टारगेट है, कौन से ईयर का टारगेट है? तो टारगेट है 2030, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, सेंटर इशूज़ नोटिफिकेशन फॉर फर्स्ट फेज ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया 2027। तो 2027 में अपना सेंसस होने वाला है। पिछला सेंसस हुआ था 2011 में, 2011 के बाद 2027 में हो रहा है, क्योंकि 2021 में होना था बट कोविड की वजह से वो नहीं हो पाया था। ठीक है, सो दिस विल बी दी 16th सेंसस ओवरऑल। सीधे सीधे पूछते हैं एग्जाम में, एंड 8th आफ्टर इंडिपेंडेंस, सीधे सीधे पूछते हैं, फिर वहाँ पे कैलकुलेट ना करना पड़े, इसीलिए इसको याद रख लेना है। और ये सेंसस एक्ट 1948 के तहत होता है, एंड दिस विल बी दी फर्स्ट टाइम जब डिजिटल मोबाइल बेस्ड सेंसस लिया जाएगा। ठीक है, और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज द नोडल अथॉरिटी दैट कंडक्ट सेंसस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सेंसस होने वाला है तो सेंसस से रिलेटेड सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो 16th ओवरऑल है, 8th है पोस्ट इंडिपेंडेंस। लास्ट सेंसस 2011 में हुआ था, फिर डिले हो गया था। 2027 वाला जो है फर्स्ट डिजिटल सेंसस होगा। अथॉरिटी कौन है? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। फर्स्ट फुल कास्ट सेंसस हुआ था 1931 में। ठीक है, और इस बार ये भी बोल रहे हैं कि कास्ट को इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया बिकम्स फर्स्ट कंट्री टू कमर्शियली प्रोड्यूस बायो बिटुमेन फॉर रोड कंस्ट्रक्शन। भाई तो देखो, बिटुमेन जो होता है वो किस लिए यूज़ होता है? वो जो ब्लैक टार होता है ना, जो कि रोड को बाइंड करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बिटुमेन। तो इंडिया जो है वो फर्स्ट कंट्री बन गया है जो कि कमर्शियली प्रोड्यूस करेगा बायो बिटुमेन। बायो बिटुमेन मतलब वो जो बिटुमेन होता है, ऑब्वियसली वो ब्लैक टार होता है, वो काफ़ी हार्मफुल होता है फॉर द इन्वायरमेंट। तो हम बायो बिटुमेन बनाएंगे। ठीक है, बायो बिटुमेन में क्या होगा कि बेसिकली हम लोग यूज़ करने वाले हैं राइस स्ट्रॉ को। ठीक है, राइस स्ट्रॉ जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है ना राइस का, उसको हम लोग यूज़ करेंगे बायो बिटुमिन को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो इसको किसने बनाया? इसको IIT रोपर और NRRDA ने मिलके ये चीज़ बनाया है। इससे डबल बेनिफिट्स होगा। अब ये जो राइस स्ट्रॉ होता था, इसको हम लोग वेस्ट प्रोडक्ट है, इसको हम लोग जला देते थे, तो डबल बर्निंग कर देते थे, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट पे और नुकसान पहुंचता था। ठीक है, तो इसको हम लोग हमारा एनवायरनमेंट बच गया, प्लस इसके अलावा जो बोल सकते हो आपकी बायो बिटुमिन से दूसरी तरफ आप जब रोड बनाओगे तो वो आपके वापस एनवायरनमेंट को हेल्प करेगा। ठीक है, तो एक तीर से दो निशाने वाली बात हो गई। फिर है नेक्स्ट, EOS N1 अन्वेषा, इसरो लॉन्चेस एडवांस्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट वाया PSLV C62। इसमें हमने अन्वेषा को लॉन्च किया है। कौन से व्हीकल पे? PSLV C62 पे। ठीक है, तो PSLV C62 ने बेसिकली 19 प्लेलोड्स के साथ इसको लॉन्च किया गया है, जिसमें अन्वेषा भी है एक, और इसका मेन काम रहेगा लैंड मॉनिटरिंग का, एग्रीकल्चरल असेसमेंट का, डिजास्टर मैनेजमेंट का, स्ट्रैटेजिक सर्वेलेंस वगैरह वगैरह का। ठीक है, तो ये इंडिया का मोस्ट रिलायबल रॉकेट होने वाला है। कौन सा? PSLV जो है वो सबसे रिलायबल रॉकेट है, जो कि अभी EOS N1 को लेके जाने वाला है। नेक्स्ट, UN डिक्लेयर्स 2026 एज इंटरनेशनल ईयर फॉर रंगेलैंड्स एंड पैस्टोरलिस्ट्स। ठीक है, तो मुद्दा बेसिकली ये है कि जो ग्रासलैंड है वो दुनिया के ज़मीन का 40% एरिया है। ठीक है, बट जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, जितने भी NDCs वगैरह हैं, वो बेसिकली फॉरेस्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं और ग्रासलैंड को इग्नोर करते हैं। ठीक है, जबकि ग्रासलैंड जो है वो भी कार्बन सिंक में बहुत हेल्प करता है। तो इसीलिए जो UN है उसने 2026 को इंटरनेशनल ईयर फॉर रेंजलैंड्स एंड पैस्टोरलिस्ट डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आपको कुछ ध्यान रखना है कि जैसे इंडिया में जो ग्रासलैंड है उसको हम लोग शोला बोलते हैं, तेराई बोलते हैं, डेक्कन ग्रासलैंड बोलते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है शोला, इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसके अलावा आप यहाँ पे एक लिस्ट बनाओगे जिसमें कि आप वर्ल्ड के ग्रासलैंड्स और उसके लोकेशन वाइज क्या नाम से उसको बुलाया जाता है वो लिखोगे। ठीक है, वो मैं अपने चैनल पे भी सोच रहा हूँ मैं पोस्ट कर दूंगा, तो आप उसका टेंशन मत लो। नेक्स्ट है पेम्बा इफेक्ट, इंडियन साइंटिस्ट्स यूज सुपर कंप्यूटर सिमुलेशन टू रिजॉल्व द हॉट वाटर फ्रीजेस फास्टर पैराडॉक्स।
आपको सबसे पहले समझना होगा कि ये पेम्बा इफेक्ट होता क्या है। तो गर्म पानी बहुत बार क्या होता है, ठंडे होने से पहले ही जम जाता है, मतलब गर्म से ही वो सीधे बर्फ़ बन गया, ठीक है। तो 1963 में इसको तंजानिया के एक स्टूडेंट जिसका नाम था पेम्बा, उसने आइसक्रीम एक्सपेरिमेंट में डिस्कवर किया था, ठीक है। अब इंडियन साइंटिस्ट ने पहली बार सुपर कंप्यूटर सिमुलेशन से इसको एक्सप्लेन किया है कि एक्चुअली में उसके अंदर क्या साइंटिफिक चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ये हो जाता है, ठीक है। तो आपको सीधे सीधे एग्जाम में पूछेगा कि पेम्बा इफेक्ट विच इज़ रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू, या फिर पूछ लेगा व्हाट डज इट मीन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पेम्बा इफेक्ट। तो आपको बताना है कि सीधे सीधे पानी गर्म से सीधे सीधे, कोई चीज़ गर्म से सीधे सीधे जम जाए, ठीक है, ठंडा होने से पहले ही बर्फ़ बन जाए, तो उसको हम पेम्बा इफेक्ट बोलते हैं। अब चूंकि ये इंडियन साइंटिस्ट ने अभी खोज किया है जनवरी में, तो ये हमसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि इसको क्या बोलते हैं, मतलब इसका क्या मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट, इंडियन रेलवेज बिकम्स वर्ल्ड्स बिगेस्ट इलेक्ट्रीफाइड रेल सिस्टम विथ 99.2% इलेक्ट्रिफिकेशन। तो इंडिया में जितने ट्रेन चलते हैं उसमें से 99.2% ट्रेन ऐसे हैं जो कि इलेक्ट्रीफाइड हैं, ठीक है। और हमने अभी चाइना और रशिया को पीछे छोड़ दिया है इस मामले में। तो इंडिया फर्स्ट बन गया है, सेकंड हो गया आपका चाइना और थर्ड हो गया है रशिया। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाता है। इंडिया किसी भी चीज़ में अगर फर्स्ट हो जाए तो इंपॉर्टेंट। फिर कवच हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, इसको आपको देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट, पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड फर्स्ट मीटिंग हेल्ड अंडर आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा। तो आरबीआई के गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा, ठीक है। क्या, तो अभी हमने रिसेंटली पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड बनाया है जो कि आरबीआई के अंडर काम करेगा, और इसका चेयरमैन कौन होगा, संजय मल्होत्रा, जो कि आरबीआई के गवर्नर है, ठीक है। तो मामला क्या है, मामला ये है कि ऑलमोस्ट डिजिटल पेमेंट्स जो है इंडिया में ऑलमोस्ट 200 लाख करोड़ पर ईयर होता है, ठीक है। और यूपीआई, अगर सिर्फ यूपीआई की बात करें तो 14 बिलियन ट्रांजैक्शंस हर महीने होते हैं। तो इसको रेगुलेट करने के लिए हमने पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड बनाया है जो कि आरबीआई के अंदर आरबीआई के चेयरमैन जिसको हेड करेंगे, और चेयरमैन कौन है, संजय मल्होत्रा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। फिर आगे चलते हैं। लखनऊ टू गेट इंडियाज़ फर्स्ट अर्बन नाइट सफारी एट कुकरेल फॉरेस्ट एरिया। तो लखनऊ में जो कुकरेल फॉरेस्ट एरिया है, इसको फर्स्ट अर्बन नाइट सफारी डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है। तो एग्जाम में डायरेक्टली पूछेगा कि इंडिया का फर्स्ट अर्बन नाइट सफारी कहाँ पे बन रहा है, लखनऊ में, ठीक है। कहाँ पे बन रहा है, कुकरेल फॉरेस्ट एरिया में, जो कि कहाँ है, लखनऊ में, ठीक है। सीधा सीधा ये कुछ स्टार्टिंग पार्ट हैं जो कि आप अपने एंड पे देख लेना। राहवीर गुड समारिटन स्कीम, MORTH reiterates प्रोटेक्शन टू एनकरेज बाई स्टैंडर्ड्स टू हेल्प एक्सीडेंट विक्टिम्स। तो अभी तक हम क्या देखते थे कि कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाता था तो लोग हिचकिचाते थे उसके हेल्प में जाने से, क्योंकि उनके ऊपर भी पुलिस केस होता था, उनका भी नाम FIR में आता था वगैरह वगैरह, ठीक है। तो जो हमारा एक सेकेंड, हाँ, तो जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है, उसने ये बोला कि 53% डेथ इसलिए होता है क्योंकि कोई हेल्प करने के लिए नहीं आता है। और हेल्प क्यों नहीं करता, क्योंकि डर की वजह से हेल्प नहीं करते लोग। तो उसने क्या किया था, उसने एक कौन सा स्कीम निकाला उसने, राहवीर स्कीम, ठीक है। कहाँ गया ये, राहवीर स्कीम, ठीक है। तो राहवीर स्कीम निकाला गया जिसमें कि अगर आप हेल्प करोगे किसी को तो आपको 5,000 रुपये का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा, प्लस आपके ऊपर कोई भी लीगल टेंशन लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यही है हमारा गुड समारिटन स्कीम या फिर राहवीर स्कीम, ठीक है। 5,000 रुपये मिलेगा, प्लस आपके ऊपर कोई लीगल FIR वगैरह से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि गोल्डन आवर किसको कहते हैं। तो फर्स्ट 60 मिनट्स आफ्टर एक्सीडेंट इज़ द मोस्ट क्रिटिकल फॉर सेविंग ट्रॉमा विक्टिम्स। फर्स्ट 60 मिनट्स को हम गोल्डन आवर कहते हैं, ठीक है। UN डेकेड ऑफ एक्शन ऑन रोड सेफ्टी 2021 से 2030 को UN डेकेड ऑफ एक्शन ऑन रोड सेफ्टी डिक्लेयर किया गया है, जिसमें इंडिया का टारगेट है 50% रिडक्शन इन फेटालिटीज़ बाय 2030। नेक्स्ट है मुनरो डॉक्ट्रिन, ट्रंप इन्वोक्स 19th सेंचुरी US फॉरेन पॉलिसी टू जस्टिफाई एक्शंस अगेंस्ट वेनेजुएला। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत चांसेस है कि एग्जाम में पूछा जा सके। तो जो मुनरो डॉक्ट्रिन है वो बेसिकली 1823 में आया था, ठीक है। जो ये कहता है कि मुनरो डॉक्ट्रिन ये कहता है कि अमेरिकाज इज इक्वल टू अमेरिका का, ठीक है। तो USA का है पूरा अमेरिका। तो जो नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, मिडिल अमेरिका है, सब USA को बिलोंग करता है। और US जो है वो अमेरिका का पुलिसमैन है। ये कौन कहता है, ये डॉक्ट्रिन कहता है, मुनरो डॉक्ट्रिन, ठीक है, जो कि 19th सेंचुरी में आया था। तो इस डॉक्ट्रिन के तहत ट्रंप ने बोला कि चूंकि हम पुलिसमैन हैं तो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट पे इल्ज़ाम लगा कि उसने ड्रग ट्रैफिकिंग किया है, प्लस वो रशिया और चाइना के फेवर में काम करता है, ठीक है। तो ये एलिगेशन लगा के, और चूंकि अमेरिका पुलिसमैन है अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्रिन, पुलिसमैन है किसका, पूरे अमेरिका का। तो अमेरिका मतलब नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, नाम में अमेरिका है तो सब अमेरिका ही हुआ, ठीक है। तो इसके तहत इसने वेनेजुएला पे एक्शन लिया है। तो मुनरो डॉक्ट्रिन क्या है ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है
सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम, आर्मी साइंस 293 करोड़ इमरजेंसी डील फॉर लॉन्ग रेंज यूनिवर्सल लॉन्चर। बेसिकली आपको ये समझना है कि सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम क्या है। तो ये 300 किलोमीटर तक मार करने वाला एक रॉकेट सिस्टम है जिससे कि मल्टीपल रॉकेट्स निकलेंगे या मल्टीपल मिसाइल्स निकलेंगे। ठीक है, इसका हमने इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट, फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट के तहत हमने इमरजेंसी डील साइन किया है 293 करोड़ का। किसके साथ किया है? इजराइल के एल्बिट सिस्टम्स के साथ हमने ये डील साइन किया है। तो हम किससे लेंगे ये? इजराइल से। ठीक है, इजराइल इज इंडिया सेकंड लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर आफ्टर रशिया। तो हम सबसे ज़्यादा लेते हैं रशिया से, दूसरा लेते हैं इजराइल से। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सीधे सीधे वो पूछ सकते हैं कि सूर्यास्त्र इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग रेंज यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर जिसका रेंज 300 किलोमीटर तक है। किससे कॉन्ट्रैक्ट किया? एल्बिट सिस्टम, जो कि इजराइल का है। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको पॉइंटर फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म्स में आपको पूरा न्यूज़ देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, इंडिया बिकम्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर विद आउटपुट ऑफ 150 मिलियन टन्स ओवरटेकिंग चाइना, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा और आपको लगेगा कि ज्योग्राफी का सवाल था, मुझे नहीं आता था, बट ये एक्चुअली में करंट अफेयर्स का सवाल है। तो इंडिया जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर बन गया है। किसको ओवरटेक किया है हमने? चाइना को। ठीक है, और अगर आप स्टेट वाइज देख लो तो सबसे ज़्यादा हमारा तेलंगाना प्रोड्यूस करता है 12.24%, फिर उत्तर प्रदेश। यहाँ पे भी आप गलती करोगे, आप उत्तर प्रदेश पहले लगा दोगे, बट एक्चुअली में तेलंगाना अभी अपडेट हो गया है। तेलंगाना सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, फिर उत्तर प्रदेश, फिर वेस्ट बंगाल। ठीक है, इंडिया इज़ ऑल्सो ऑलरेडी दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर, हम सबसे बड़े एक्सपोर्टर भी हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड ग्रीन रेवोल्यूशन ध्यान रखना है। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन आपको पता होना चाहिए, और बाकी भी रेवोल्यूशंस आपको देखना पड़ेगा, और ये ऑर्डर हमेशा याद रखिएगा ठीक से। ठीक है, इंडियन आर्मी टू बी फर्स्ट इन वर्ल्ड टू ऑपरेशनली डिप्लॉय रामजेट पावर्ड शेल्स फॉर 155 mm आर्टिलरी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है कि बेसिकली जो नॉर्मल 155 mm शेल्स होते हैं वो 30 किलोमीटर्स का रेंज होता है उनका, लेकिन ये जो रामजेट पावर्ड शेल्स होंगे ये 50 से 70 किलोमीटर्स का इसका रेंज होगा। तो देखिए नॉर्मल 30 होता है, बट इसका 50 से 70 किलोमीटर्स का रेंज होगा। ठीक है, तो यही आपका रामजेट पावर्ड शेल्स आप बोल सकते हो। ठीक है, तो इसमें बेसिकली डबल से ज़्यादा दूरी तय कर पाएगा शेल्स, और जितना दूर आप मार पाओगे आपको उतना एडवांटेज मिलेगा। तो यही आपका रामजेट पावर्ड शेल्स है, जो कि इंडिया फर्स्ट है जिसने कि डिप्लॉय किया है ऑपरेशनली इसको। ठीक है, तो इंडिया से पहले किसी ने नहीं किया है, सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे चलेंगे। बैटरी पैक आधार नंबर, बी पैन, गवर्नमेंट प्रपोजेज यूनिक ID फॉर EV बैटरीज फॉर लाइफ साइकिल ट्रेसेबिलिटी। तो जैसे सब इंसान का आधार कार्ड होता है, वैसे ही गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि जो EV के बैटरीज हैं उनका आप बी पैन बनाओ, बैटरी पैक्ड आधार नंबर। तो अगर आप देखो तो किसी भी EV का जो 40% कॉस्ट है वो उसके बैटरी का ही होता है। तो EV में सबसे महंगा कंपोनेंट बैटरी होता है। तो इस बैटरी को ट्रैक करने के लिए, स्वैप करने के लिए, रीयूज़ वगैरह करने के लिए अगर बी पैन नंबर हो इसका, तो सब करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अच्छा, EV से आपको क्या क्या 2 चीज़ ध्यान रखना है। ई ड्राइव स्कीम, ठीक है, तो PM ई ड्राइव स्कीम 2024 में रिलीज़ हुआ था, इट वॉज फॉर EVs। उसके अलावा फेम 2 फॉर EV प्रमोशन, फेम 2 स्कीम EV प्रमोशन के लिए लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो यही न्यूज़ है इसके बारे में। आगे, प्रगति लैंड एक्विजिशन इज बिगेस्ट बॉटलनेक एट 35% ऑफ डिलेज, सेज कैबिनेट सेक्रेटरी एट 58th। ठीक है, तो पहले तो ये देखना है प्रगति क्या होता है। तो प्रगति का फुल फॉर्म है ये देखिए आगे होगा, प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, जो कि एक ICT प्लेटफॉर्म है जिसको PM खुद डायरेक्टली मॉनिटर करते हैं, जिसके प्रोजेक्ट्स को PM खुद डायरेक्टली मॉनिटर करते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका 50th मीटिंग अभी हुआ है, और इस मीटिंग में बोला गया है कि किसी भी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे बड़ा दिक्कत आता है लैंड एक्विजिशन। ठीक है, आपको बनाना है ब्रिज, बट वहाँ पे, या फिर आपको कुछ प्रोजेक्ट बनाना है, वहाँ पे जो लोग हैं वो आपको जगह ही नहीं दे रहे। तो इंडिया में पॉपुलेशन डेंसिटी इतना ज़्यादा है कि आप ऐसे हाथ चलाओगे तो 2-3 लोगों को हाथ लग जाएगा। ठीक है, तो हर 2 कदम पे आपको 20 आदमी मिल जाएंगे। तो जब डेंसिटी इतना ज़्यादा होगा तो स्पेस ऑब्वियसली नहीं होगा। तो सबसे बड़ा ऑब्वियस सी बात है, सबसे बड़ा अड़ंगा लैंड एक्विजिशन में ही आने वाला है। ठीक है, तो यही प्रगति मीटिंग में बताया गया है। नेक्स्ट, ECMS मैती अप्रूव्स 22 एडिशनल प्रोजेक्ट्स वर्थ 41,863 करोड़ अंडर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। ठीक है, तो मैती ने अप्रूव किया है 22 एडिशनल प्रोजेक्ट्स अंडर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। तो इस स्कीम के तहत प्लान क्या है कि इंडिया ऑलमोस्ट $70 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट करता है। $70 बिलियन पर ईयर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट करते हैं। इसको अपने को ख़त्म करना है या रिड्यूस करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमने ECMS बनाया है, जो कि बेसिकली कोशिश करेंगे कि हम इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग करें। तो जैसे आईफोन वगैरह अब आप सुनते होगे कि इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो वो इसी ECMS फ्लैगशिप इंसेंटिव स्कीम के तहत हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड पर्सनल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है, इसने अपना नया लोगो और नया मैस्कॉट क्या है, डेटा फॉर डेवलपमेंट टू मॉडर्नाइज इट्स पब्लिक आइडेंटिटी। ठीक है, तो नया लोगो और नया मैस्कॉट इसने लॉन्च किया, जिसका थीम है डेटा फॉर डेवलपमेंट।
यही था इसमें, और कुछ काम का नहीं है। बुल्गारिया बिकम्स 21st यूरोजोन मेंबर ऑन January 1st 2026, रिटायर्स नेशनल करेंसी लेव। ठीक है, तो बुल्गारिया जो है इसने ऑफिशियली यूरो को अडॉप्ट कर लिया है। ठीक है, तो पूरे यूरोप में आपको यूरो चलता हुआ दिखेगा, तो बुल्गारिया ने भी, जिसका पहले करेंसी क्या था लेव, उसने अब यूरो को अडॉप्ट कर लिया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, सीधे सीधे आपसे पूछा जा सकता है हु इज़ द 21st यूरोजोन मेंबर? बुल्गारिया। बुल्गारिया ने यूरोजोन मेंबर बनने के बाद यूरो को अडॉप्ट किया है, लेव को। सीधे ये भी पूछ सकते हैं कि यूरो से पहले क्या था करेंसी, तो लेव को ख़त्म कर दिया है और यूरो को अडॉप्ट कर लिया है। प्रलय मिसाइल, DRDO सक्सेसफुली कंडक्ट्स सैल्वो लॉन्च ऑफ 2 मिसाइल्स ऑफ उड़ीसा कोस्ट। ठीक है, तो DRDO सक्सेसफुली कंडक्टेड अ सैल्वो लॉन्च। सैल्वो लॉन्च क्या होता है कि एक ही मशीन पे धड़ाधड़ 2 बार फायर करना, तो प्रलय मिसाइल को एक के बाद एक 2 बारी फायर किया गया DRDO से, उसी को हम लोग सैल्वो लॉन्च बोलते हैं। ठीक है, 2 मिसाइल रैपिड सक्सेशन में अगर आप सेम लॉन्चर से फायर करते हो, उसी को हम सैल्वो लॉन्च बोलते हैं। तो इंडिया ने क्या किया है, प्रलय मिसाइल को सैल्वो लॉन्च किया है। ठीक है, कहाँ पे? उड़ीसा कोस्ट में। कहाँ? अब्दुल कलाम आइलैंड या व्हीलर आइलैंड आप बोल सकते हो। तो आपसे लोकेशन भी पूछ सकता है, व्हीलर आइलैंड कहाँ मिलेगा? उड़ीसा कोस्ट पे। ठीक है, यही था इसमें इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है मार्केट एक्सेस सपोर्ट इंटरवेंशन लॉन्च्ड अंडर एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन फॉर MSMEs। ठीक है, ये हमारा लास्ट न्यूज़ आर्टिकल है। तो आप ऐसे समझिए कि एक छोटा MSME है जो कि दुबई ट्रेड फेयर में जाना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, कॉन्टैक्ट्स नहीं है, मार्केट इंटेलिजेंस नहीं है। तो यहाँ पे आपका MAS इंटरवेंशन काम आता है। MAS क्या है? मार्केट एक्सेस सपोर्ट इंटरवेंशन आता है, जो कि उनको हेल्प करता है। ठीक है, जो कि उनको हेल्प करता है, बेसिकली गवर्नमेंट हेल्प करती है, फाइनेंशियल सपोर्ट देती है, ट्रेड फेयर में भेजने के लिए हेल्प करती है, बायर सेलर का मीट करवाती है। ठीक है, तो यही है अपना मार्केट एक्सेस सपोर्ट इंटरवेंशन। ठीक है, तो इसको लॉन्च किया गया है अंडर एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन फॉर MSMEs। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज रिलेटेड टू MSMEs। ठीक है, और हमको MSMEs वगैरह को फॉरेन बायर्स चाहिए या फॉरेन ट्रेड फेयर वगैरह में जाना है, तो उसमें हेल्प करेगा ये। ठीक है, तो दिस वाज द लास्ट न्यूज़ आर्टिकल। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। आप इसका फ़ायदा उठाइए, कमेंट में बताइए, अगर आपको कोई फीडबैक हो आप बता सकते हैं। इसके अलावा आप डाउनलोड करिए PDF, उसको 8-10 बार इसको पढ़िए, आपका ये अच्छे से तैयार हो जाएगा। प्लस आप 100% क्वेश्चंस जनवरी महीने के आप सॉल्व कर पाओगे एग्जाम में, जो भी आ जाए। ठीक है, अगर आपको पसंद आया हो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसके अलावा कमेंट कर दीजिए फरवरी, तो मैं फरवरी मंथ का भी अगले 5 से 6 दिन के अंदर बना दूंगा वीडियो। थैंक यू।